हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा डे थर्ड। और आप सभी को पता है कि हमने डीएसएसबी पीजीटी के लिए जो है क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है। तो मैं उन सभी बच्चों को बता दूं जो ईएमआरएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो टीजीटी डीएसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एचएसएससी पीजीटी की जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में केवीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जो ये कोर्स है ये इन सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। ये कोर्स इन सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि इस कोर्स के अंदर हम इन्हीं सभी पेपर को जो है डिस्कस कर रहे हैं, साथ में आपका एपीएस, क्योंकि हम एपीएस के भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम होते हैं ये अपने क्वेश्चन उठाते हैं, आपके इसरो में से उठा लिए, यूजीसी नेट में से पेपर उठा लिए, इधर उधर जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम है वहां से जो है टॉपिक उठा लिया, क्वेश्चन उठा लिया। तो जो है जितने आप प्रीवियस ईयर जितने आप क्वेश्चंस करोगे उतना जो है सभी बच्चों के लिए बेनिफिशियल है जो इन सभी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये कोर्स जो बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम ये जो कोर्स है वो किसके लिए यूजफुल है, वो इन सभी एग्जाम के लिए यूजफुल है, ठीक है। क्लियर है भाई? ओके। और अब जो है क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार डाउट डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि भाई जिस बच्चे को डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछे। तो राहुल ने डाउट पूछा था कि मैम 17 क्वेश्चन में और ओआर गेट हमने क्यों लिया, हमने कोई और गेट क्यों नहीं लिया, ठीक है। तो और हाँ, एक चीज और बता दूं कि अगर आप लोग क्लास की जो है पीडीएफ चाहते हो, ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो जो है आप टेलीग्राम जो है चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के। वहाँ पे जो है आपको पीडीएफ और नोट्स मिलते रहेंगे, ताकि जो है आपको खुद को पता चले। एक दिन पहले जो है मैं वहाँ पर पेपर दे देती हूँ ताकि आप खुद पेपर सॉल्व करके देखें और फिर आप देखें कि आप जो है कितना स्कोर कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके भाई, स्टार्ट करते हैं। डे थर्ड है। एक सेकेंड, हाँ, उसमें जो है सबसे पहले डाउट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर। इसमें बोला था 17 क्वेश्चन में कि पॉजिटिव एंड गेट को आपको नेगेटिव में ऑल्सो इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड गेट इज ऑल्सो अ नेगेटिव, क्या होगा, ठीक है। तो मैंने कहा था कि जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो जो हमारी इनपुट होती हैं उनको हम चेंज कर देते हैं, इनपुट को हम चेंज कर देते हैं, 0 का 1 हो जाता है और 1 का 0 हो जाता है, ठीक है। तो अब देख लो, पहले हम पॉजिटिव एंड गेट लिखते हैं। तो मैंने एंड गेट लिखा, ठीक है, मैंने एंड लिया, इसमें आपकी ए बी इनपुट हो गई और यहाँ पर जो है आपकी एंड की आउटपुट हो गई, ठीक है, एंड गेट की, ठीक है। अब ए बी में मैंने क्या लिया, पहले 0 0 लेंगे, 0 1 लेंगे, 1 0 लेंगे और 1 1 लेंगे। 0 0 पे आपको 0 मिलता है, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे आपको 1 मिलता है। मतलब जब दोनों इनपुट आपकी हाई होंगी तभी आपको क्या मिलेगी, आप जो आउटपुट होगी वो आपको हाई मिलेगी। दोनों इनपुट हाई पे आपको आउटपुट हाई मिलेगी, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, इनपुट लो ही मिलेगी। अब देखो, क्वेश्चन मैंने कहा कि पॉजिटिव को नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम जो इसकी जो इनपुट है उनको चेंज करते हैं। तो ये मैंने ए और बी लिया। अब हम इनकी जो इनपुट्स हैं इनको चेंज कर लेते हैं। 0 0 का क्या बना लेंगे, 1 1 बना लेंगे। 0 1 का क्या हो जाएगा, 0 का 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। 1 0 का क्या हो जाएगा 0 1, 1 1 का क्या हो जाएगा 0 0, ठीक है। अब देखो 1 1 पे आपको जो है और गेट में क्या मिलता है, 1 1 पे आपको क्या मिलेगा 1, 1 0 पे आपको क्या मिलता है, सॉरी 1, 0 1 पे आपको क्या मिलता है 1 और 0 0 पे आपको क्या मिलता है 0, ठीक है। तो हमें क्या मिला, 1 1 1 0। तो ये हमारा कहाँ पे होता है, और गेट में। देखो भाई हमने क्या किया, हमने नॉर्मल एंड गेट लिखा, पॉजिटिव एंड गेट लिखा, मैंने ए बी लिखा, एंड गेट लिखा, ठीक है। 0 0 पे 0 मिला, 0 1 पे 0 मिला, 1 0 पे 0 मिला, 1 1 पे मुझे क्या मिला 1 मिला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ए का जो कॉम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मैंने कहा कि जब हम पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं तो जो इनपुट होती है उसका क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, यानी कि 1 का 0 और 0 का 1, ठीक है। और जो आउटपुट होती है उसका भी क्या हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो ए का क्या हो गया 1 हो गया, फिर 1 हो गया और 1 1 का क्या हो गया 0 0। बी का भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है। अब देखो एंड गेट में जो है 3 बार 0 था तो ऊपर क्या आ गया, 3 बार 1 आ गया और नीचे 1 था तो 0 आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर और गेट भी ना लूँ और सिर्फ जो है इसकी इनपुट और आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट करूँ तो भी जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो और गेट की ही टेबल तो बन रही है। ये देखो मैं फिर से अच्छे से क्लियर बता देती हूँ, थोड़ा सा वो हो गया है, अच्छे से बड़ी सी टेबल बना के समझा देती हूँ। ये देखो ए बी, ठीक है,
एंड गेट में क्या कर देते हैं, ए बी कर देते हैं, ठीक है। अब देखो 0 0 0 1 1 0 1 0 1, यही होता है। आउटपुट क्या होगी एंड गेट की, 0 0 1, ठीक है। अब देखो इनपुट का कॉम्प्लीमेंट करो, ए बार किया तो क्या हो जाएगा, 2 बार 1 0 0, बी बार किया तो क्या हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है। अब जो आउटपुट है यानी कि ए बी है उसका कॉम्प्लीमेंट करो, तो ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 0 0 सॉरी 1 1 1 0। तो देखो 1 1 पे आपको 1 मिल रहा है, 1 0 पे आपको 1 मिल रहा है, 0 1 पे आपको 1 मिल रहा है और 0 0 पे आपको 0 मिल रहा है। तो ये जो टेबल है ये क्या बता रही है, टेबल किसकी होती है, और गेट की होती है। तो बस वही है कि जब हम पॉजिटिव एंड को जो है नेगेटिव में चेंज करेंगे तो और गेट ही बनाएगा, इसलिए जो है कोई और गेट नहीं होगा भाई, ठीक है। और एंड गेट अगर पॉजिटिव हो तो इसको करना हो तो ये नोर बनाएगा, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव और गेट है और इसको नेगेटिव करना हो तो वो आपका एंड गेट होगा, ठीक है। और का एंड का और, नोर का नैंड, नैंड का नोर, ठीक है। क्लियर है भाई राहुल, क्लियर है? क्लियर है तो भाई फटाफट कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन और है भाई, इसका आंसर मैंने आप सभी को गलत बता दिया था, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक कर लो भाई, ठीक है। 77 क्वेश्चन है आपका, ये वाला जो 77 क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च एल्गोरिथम। बाइनरी सर्च एल्गोरिथम का जो ऑर्डर होता है वो n नहीं होता, log n होता है, क्योंकि जो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है वो आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे वर्क करता है, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्कर। तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना भाई, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को दूसरे जो है स्क्वीर ट्री से निकाल दिया था, बट वैसे नहीं होगा, ये नॉर्मल जो है आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक से होगा। इसका जो आंसर आएगा वो log n आएगा, ठीक है। तो बाइनरी सर्च का जो ऑर्डर होता है वो आपका log n होता है, ठीक है। क्लियर है भाई, इस क्वेश्चन को ठीक कर लेना सभी बच्चे। ओके भाई, अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डे 3 जो कि हम केवीएस का पेपर जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो डे 3 है आपका और जिसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, केवीएस के पेपर को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द कलर ऑफ अनविजिटेड लिंक। व्हाट इज द कलर ऑफ अनविजिटेड लिंक। तो अनविजिटेड लिंक क्या होते हैं भाई, तो ये जो अनविजिटेड लिंक होते हैं ये आपके HTML में होते हैं। और HTML आपका क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो कि वेब पेज को हम जो है पेज बनाते हैं HTML को यूज करके, ठीक है। ओके, अब देखो क्वेश्चन आया आपका अनविजिटेड का। तो HTML लिंक जो है वो 3 तरीके के कलर को डिस्प्ले करता है, 3 तरीके को कलर दिखाता है। एक होता है विजिटेड लिंक का, एक होता है अनविजिटेड लिंक का, और एक होता है आपका एक्टिव लिंक का, ठीक है। और तीनों का जो कलर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो एग्जाम में कोई भी कलर पूछ लेगा कि विजिटेड का कलर कौन सा होगा, अनविजिटेड का क्या होगा, एक्टिव का क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होने चाहिए, तो इसलिए जो है मैं तीनों ही बता देती हूँ ताकि अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर अनविजिटेड की बात हो रही है तो हम कलर लेते हैं, कलर अंडरलाइन करते हैं ब्लू कलर से। विजिटेड की बात करें तो पर्पल कलर, और एक्टिव कि भाई आप जो है एक्टिव स्टेट में हो तो यानी कि रेड हो, हाई अलर्ट है, ठीक है, तो रेड है, ठीक है। ब्लू, पर्पल, रेड 3 कलर यूज किए जाते हैं। अनविजिटेड के लिए ब्लू, विजिटेड के लिए पर्पल और एक्टिव के लिए रेड कलर, ठीक है। और HTML आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा भाई ब्लू, क्योंकि अनविजिटेड की बात हो रही है। अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप गलत मत करना, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है भाई। तो HTML लिंक कलर समझ में आए, 3 तरीके से लिंक होता है, एक होता है विजिटेड, अनविजिटेड और आपका एक्टिव का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नोट द वैल्यू ऑफ लिस्ट स्टाइल टाइप। देखो लिस्ट होती है, HTML का ही क्वेश्चन है, अगेन HTML का क्वेश्चन है। और HTML में जो है आपकी लिस्ट की टाइप होती हैं, ठीक है। एक होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट और एक होती है ऑर्डर्ड, मतलब एक ऑर्डर्ड में काम हो रहा है, एक अनऑर्डर्ड में काम हो रहा है। तो बोल रहा है कि आपका जो है कौन सा जो है लिस्ट का स्टाइल जो है टाइप नहीं होता। तो ये जो है स्क्वायर, सर्कल, इक्लिप्स, डिस्क, तो ये हम यूज करते हैं अनऑर्डर्ड के अंदर। कहाँ यूज किए जाते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर यूज किए जाते हैं। और इसमें हम स्क्वायर का यूज करते हैं, सर्कल का यूज करते हैं, डिस्क का यूज करते हैं, लेकिन इक्लिप्स का हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। और ये आपका केवीएस में जो है 2009 जो है 18 के पेपर में भी आया था, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब ये सेम क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा घुमा के आया था बस, लेकिन पूछा यही था, ठीक है।
तो HTML लिस्ट देखो, दो तरीके की लिस्ट हो गई, अनऑर्डर्ड लिस्ट और ऑर्डर्ड लिस्ट। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। अगर लिस्ट के ऊपर लिस्ट के टॉपिक से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट जो है वो आपका कौन से टैग से स्टार्ट होती है, यूएल टैग से, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ से स्टार्ट होगी, यूएल टैग से, ठीक है। और अनऑर्डर्ड लिस्ट को जो है आप बुलेटेड लिस्ट भी कहते हो, ठीक है। each आइटम स्टार्ट विद li टैग, और हर एक आइटम जो है वो आपका li से स्टार्ट होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि बुलेटेड लिस्ट जो है वो क्या है, तो कंफ्यूज मत होना। द लिस्ट आइटम मार्क्ड विद बुलेट्स स्मॉल, क्योंकि ये जो लिस्ट आइटम है वो आपके बुलेट से जो है मार्क किए जाते हैं, इसलिए इसको आप बुलेटेड लिस्ट भी कहते हो। स्मॉल ब्लैक सर्कल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि अनऑर्डर्ड लिस्ट में बाय डिफॉल्ट जो है आप किससे मार्क करते हो, डिस्क से। बाय डिफॉल्ट किससे जो है मार्क किया जाता है, डिस्क से, ठीक है। जो कि उसका जो सिंबल है, उसका सिंबल क्या होता है, इस तरीके से सर्कल में उसको आप गोले को भर देते हो, ये आपका जो है डिस्क का टाइप है, ठीक है। जैसे आप बुलेट लेते हो ना नॉर्मल, अगर हम पीपीटी वगैरह ही बनाते हैं तो हमने जो है इस तरीके की आपकी बहुत सारी होती है, सर्कल भी होता है, फिर इस तरीके से जो है आपकी एरो भी होती है, काफी सारे जो है लिस्ट की टाइप होती है, ठीक है। फिर जो है नंबरिंग भी होती है, 1 2 3 ABCD, इस तरीके से अल्फाबेट सीरीज भी होती है, रोमन नंबर्स भी होते हैं, तो ये सारी चीजें, ठीक है। ओके, और देखो, हाँ जी, ये देखो, तो डिस्क जो होता है वो आपका बाय डिफॉल्ट होता है, ठीक है। डिस्क क्या होता है, बाय डिफॉल्ट होता है, और इसका जो सिंबल है वो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सर्कल का सिंबल क्या होगा, इस तरीके से सर्कल होगा, और स्क्वायर का सिंबल क्या होगा, इस तरीके से स्क्वायर में हम इसको भर देंगे। तो ये स्क्वायर का सिंबल है, ये सर्कल का है, और ये आपका डिस्क का है। बाय डिफॉल्ट जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट में किससे स्टार्ट होता है भाई, डिस्क को हम बाय डिफॉल्ट लेते हैं। तो यहाँ से जो है एक तो ये तीन चीजें हो गई, डिस्क, सर्कल और स्क्वायर, जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा था। फिर जो है इसका अनऑर्डर्ड लिस्ट को आप बुलेटेड लिस्ट भी कहते हो, इसका सिंबल क्या है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। उसके बाद जो है बाय डिफॉल्ट आप क्या लेते हो, डिस्क को लेते हो। और यहाँ से कोई क्वेश्चन आ जाए तो गलत मत करना, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑर्डर लिस्ट के ऊपर कि ऑर्डर लिस्ट में क्या है। अगर आपका नन दे दिया, तो आपका जो है कोई भी लिस्ट आइटम मार्क नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट वाला भी नहीं लेंगे क्योंकि नन दे दिया है आपने, ठीक है। ऑर्डर लिस्ट को आप डिफाइन करते हो ओएल टैग से, ठीक है। वो आप यूएल टैग कर रहे थे अनऑर्डर्ड के लिए, और उस यहाँ पर करोगे ओएल टैग, ठीक है। ओएल लिस्ट टाइप जो एट्रीब्यूट होता है, डिफाइन द टाइप ऑफ लिस्ट आइटम। तो बाय डिफॉल्ट जो होती है, आप देखो बाय डिफॉल्ट अगर पूछ ले कि नंबर लिस्ट में आप बाय डिफॉल्ट किसको लेते हो, तो नंबर लिस्ट में आप लेते हो बाय डिफॉल्ट 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको आप ऑर्डर लिस्ट को आप नंबर लिस्ट भी बोलते हो। तो 1 2 3 4 जो है आप यहाँ पर लेते हो, जिसका जो टाइप है वो स्टार्ट होती है 1 से। फिर जो है आप अपर केस लेटर, अगर आप अपर केस लेटर मेंशन करते हो तो ABCD स्टार्ट हो जाती है। लोअर केस लेटर में स्मॉल ABCD, फिर रोमन नंबर्स में ये वाले, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आई, द लिस्ट आइटम विल बी नंबर्ड विद लोअर केस रोमन न्यूमरल्स, ठीक है। तो ये आपका अपर केस रोमन नंबर थे और ये आपके लोअर केस रोमन नंबर्स हैं, ठीक है। तो क्लियर है भाई, क्लियर है कि अनऑर्डर्ड क्या है, ऑर्डर्ड क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या लेते हैं, बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड में क्या होगा, ऑर्डर्ड में क्या होगा, ठीक है। अब लिस्ट के टैग देख लो कि कौन कौन से लिस्ट के टैग हैं, यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है। यूएल टैग होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, ओएल टैग होता है ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, एलआई हम डिफाइन करते हैं लिस्ट आइटम को, ठीक है। तो डिफाइन, अगर मुझे लिस्ट आइटम को डिफाइन करना है तो एलआई टैग लूंगी। डीएल टैग लेते हो डिस्क्रिप्शन लिस्ट के लिए, डीटी टैग लेते हो डिस्क्रिप्शन, डिफाइन अ टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट में अगर आपको टर्म डिफाइन करनी है तो आप डीटी टैग लोगे, और डीडी लेते हो डिस्क्राइब द टर्म इन डिस्क्रिप्शन लिस्ट, ठीक है। क्लियर है भाई, यहाँ डिफाइन है, यहाँ डिस्क्राइब है। तो आपको पता होना चाहिए डीटी का काम क्या हो गया, डीएल का काम क्या हो गया, एलआई का काम क्या हो गया, यूएल क्या हो गया, और आपका ओएल क्या हो गया, ठीक है। तो ये टैग है, और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है। तो जितने क्वेश्चन जो है ऑर्डर ये लिस्ट से कवर होते हैं, मैंने यहाँ पर सारे करवा दिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच बिल्ट इन फंक्शन रिटर्न द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। तो कौन सा बिल्ट इन मैथड आप यूज करते हो रिटर्न करवाने के लिए, लेंथ को रिटर्न करवाने के लिए स्ट्रिंग इन जावा स्क्रिप्ट। तो कौन सा मेथड आप को यूज करोगे, लेंथ, कौन सा यूज करोगे, लेंथ। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सिंटेक्स टू रीडायरेक्ट अ URL यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अगर आपको जावास्क्रिप्ट में URL जो है ये रीडायरेक्ट करना हो, तो URL जब आपको करना हो तो आप यूज करते हो विंडो डॉट लोकेशन का, ठीक है। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी आप जो है आप URL यूज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो आप कौन सा टैग लेते हो स्टार्टिंग में, विंडो डॉट लोकेशन, और फिर जो है आपका ये आ जाएगा, ठीक है, लिंक आ जाएगा। तो देखो ए ऑप्शन में भी नहीं है विंडो डॉट लोकेशन, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो बाकी तो सारे ऑप्शन रद्द हो जाएंगे। बस आपको ये पता है कि विंडो डॉट लोकेशन से इसको डिफाइन करते हैं, तो आपका आंसर जो है यहाँ पर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन, the operation allow the combining of two relation by merging pair of tuples one from each relation into a single tuple। क्या बोल रहा है कि कौन सा ऑपरेशन आप अलाउ करते हो कंबाइनिंग ऑफ टू रिलेशन, आपको जो है दो रिलेशन को कंबाइन करना है बाय मर्जिंग पेयर ऑफ टपल्स। जो आप किसको करवा रहे हो, रो को, ठीक है, मर्ज करवा रहे हो किसको, रो को, वन फ्रॉम इच रिलेशन इनटू अ सिंगल टपल, ठीक है। तो हम किसका यूज करेंगे, जॉइन ऑपरेशन का, ठीक है। किसका यूज करेंगे, जॉइन ऑपरेशन का यूज करेंगे। और जॉइन ऑपरेशन में भी काफी सारे होते हैं, इंटर जॉइन, आउटर जॉइन, सेल्फ जॉइन, ठीक है, तो काफी सारे होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा जॉइन, ठीक है। जो जॉइन जो है वो फाइंड करता है कॉमन टपल्स इन द रिलेशन एंड कंबाइन इट, ठीक है। तो कॉमन टपल को जो है फाइंड करेगा और फिर क्या करेगा, उनको कंबाइन करवा देगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखो भाई, द एट्रीब्यूट नेम शुड बी structured as attribute consisting of first name, middle name and last name, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो भाई क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार आता है। तो जो है पूछा है कि ये जो है आपका नेम में, मतलब आप एक नेम के अंदर जो है आप फर्स्ट नेम डिफाइन कर रहे हो, मिडिल नेम डिफाइन कर रहे हो, लास्ट नेम डिफाइन कर रहे हो। तो ये जो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट है वो किस में आएगा, सिंगल एट्रीब्यूट में, कंपोजिट एट्रीब्यूट में, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में, या ड्राइव्ड एट्रीब्यूट में, ठीक है। तो इसको जो है सभी को मैं डिटेल में डिफाइन करवा देती हूँ कि अगर क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये से ही आपके सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। देखो सबसे पहले देखो एट्रीब्यूट क्या होता है, तो आर द प्रॉपर्टीज विच डिफाइन द एंटिटी टाइप, मतलब वो प्रॉपर्टीज जो आपके एंटिटी टाइप को डिफाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका रोल नंबर हो गया, ठीक है, आपका नेम हो गया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपकी एज हो गई, आपका एड्रेस हो गया आपकी, ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये आपके क्या हैं, एट्रीब्यूट हैं, ठीक है। अब देखो, अब रोल नंबर है, अब कोई बच्चा क्लास में है तो हर एक बच्चे का रोल नंबर क्या होगा, यूनिक होगा ना। मतलब ये नहीं है ना कि एक क्लास में दो बच्चों का रोल नंबर सेम हो जाए, ऐसा हो सकता है, दो बच्चों का नाम सेम हो सकता है, दो बच्चों की एज सेम हो सकती है, ठीक है, लेकिन क्या उनका नाम सेम, उनका जो है उनका रोल नंबर सेम होगा, नहीं। तो वो एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें, मतलब वो एट्रीब्यूट जो यूनिकली आइडेंटिफाई करें उसको आप की एट्रीब्यूट कहते हो। क्या कहते हो, की एट्रीब्यूट कहते हो। और क्यू एट्रीब्यूट का जो सिंबल होता है वो इस तरीके से नीचे हम जो है एक अंडरलाइन लगा देते हैं। तो ये जो है जैसे रोल नंबर है आपका यहाँ पर, ये क्या है, आपका की एट्रीब्यूट है, ठीक है, क्या है, की एट्रीब्यूट। अगर क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले क्वेश्चन एट्रीब्यूट की डेफिनेशन क्या होती है, क्लियर है। एट्रीब्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल से। एट्रीब्यूट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ओवल सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। की एट्रीब्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओवल के साथ नीचे क्या लगा देते हैं, अंडरलाइन लगाते हैं। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये जो एट्रीब्यूट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कंपोजिट एट्रीब्यूट, जैसे आपका एड्रेस है, ठीक है, एड्रेस में फिर जो है आपकी स्ट्रीट कौन सी होगी, सिटी क्या है, ठीक है, आपका जो है कंट्री क्या है, मतलब ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो एड्रेस में काफी सारी चीजें निकल गई, ऐसे नेम में काफी सारी चीजें निकल गई। नेम में आपका फर्स्ट नेम क्या हुआ, लास्ट नेम क्या हुआ, मिडिल नेम क्या हुआ। तो जो इस तरीके से ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है आपको, एक ही चीज में से आपकी काफी सारी चीजें निकल रही हैं, वो आपका क्या होता है, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है। क्या होता है भाई, कंपोजिट एट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो इस तरीके ये जो सिंबल है ये आपका क्या है, कंपोजिट एट्रीब्यूट का, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो आपका आंसर है क्वेश्चन का वो तो मिल गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में हम क्या पूछ रहा था कि जो आपका नेम है, और नेम में जो है आपका फर्स्ट नेम भी आ रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर है एक जिसमें आपका फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और आपका लास्ट नेम है, ठीक है। तो इस टाइप के एट्रीब्यूट को क्या कहोगे आप, कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे। क्या कहेंगे, कंपोजिट एट्रीब्यूट कहेंगे, ठीक है। तो नेम में आपके जो है इसका जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, ठीक है, समझ में आया।
एट्रीब्यूट का सिंबल है ओवल, एट्रीब्यूट के नीचे अगर अंडरलाइन लगा दी तो की एट्रीब्यूट बन गया। इस तरीके से एक में से काफी सारी चीजें निकल गई तो वो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट हो गया। अब देखो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्या होते हैं और ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होते हैं, ठीक है। तो बस ये चीजें और समझ लो, दोनों ये समझ लिया तो बस भाई आपको जो है एट्रीब्यूट क्लियर हो जाएंगे। तो एट्रीब्यूट मोर देन वन वैल्यू फॉर अ गिवन एंटिटी, मतलब आपको जो एंटिटी गिवन है उसकी जो है एक से ज्यादा वैल्यू हो तो वो आपका क्या कहलाता है, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाता है। तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का जो सिंबल है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, डबल। अब ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट वो होता है जैसे अगर मुझे किसी भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ पता है, मुझे अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है तो मैं आपकी एज बता सकती हूँ कि नहीं बता सकती भाई। अगर मुझे आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है कि मुझे पता है कि भाई आपका जो बर्थ है वो 1 जन 1994 को हुआ था, तो आप इससे निकाल सकते हो कि एट अ प्रेजेंट जो है वो उसकी एज क्या है, मतलब आप जो है उसके ये भी बता सकते हो कितने महीने का है, कितने दिन का है, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ से मैंने क्या ड्राइव किया, यहाँ पर एज को ड्राइव किया। तो एज को आप डिफाइन करते हो, एज का जो सिंबल होता है, सॉरी ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का जो सिंबल होता है वो होता है डॉटेड सर्कल, ठीक है। क्लियर है भाई, डॉटेड सर्कल में आप डिफाइन करते हो, किसको डिफाइन करोगे, एज को, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा, मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि अगर आपको डेट ऑफ बर्थ गिवन है और आपको जो है एज निकालनी है तो आपका मतलब कौन सा एट्रीब्यूट यूज करोगे, ड्राइव्ड। तो क्लियर है, ड्राइव्ड एट्रीब्यूट क्या होता है, मल्टी वैल्यूड क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होते हैं, की एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होते हैं। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। कोई डाउट हो तो मोस्ट वेलकम कमेंट सेक्शन में। अब देखो यहां से आपको ये मुझे बताना है, ठीक है। तो अब जो है सभी बच्चे मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो है अब इसका आंसर आपको मुझे जो है कमेंट सेक्शन में करना है। एज यहाँ पर क्या डिफाइन कर रहा है, कौन सा एट्रीब्यूट बता रहा है, ठीक है। एड्रेस जो है यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट बता रहा है, फोन नंबर यहाँ पर कौन सा एट्रीब्यूट बता रहा है, और जो रोल नंबर है वो कौन सा एट्रीब्यूट बता रहा है, ठीक है। तो ये जो मैंने पूछे हैं ये आपको मुझे बताने हैं कि एड्रेस कौन सा एट्रीब्यूट बता रहा है, डबल इक्लिप्स वाला कौन सा है, नॉर्मल जो आपके हैं ये आपके क्या हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट जो है ये क्या है, आपकी एंटिटी, और जो है एंटिटी को आप किससे डिफाइन करते हो, इस सिंबल से, ठीक है। क्लियर है भाई। और फिर जो है एंटिटी के जो ये निकले हुए ये आपके क्या है, एट्रीब्यूट है, क्या है भाई, एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, रोल नंबर क्या है, फोन नंबर क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं मल्टी वैल्यूड में जैसे एक बच्चे के एक आजकल हर किसी के पास 2-2 नंबर हैं, हर किसी के पास फ़ोन में 2-2 सिम होंगी ज़्यादातर की, तो हर कोई जो है 2-2 फ़ोन रखता है, 2-2 नंबर रखता है। तो एक के मल्टी जो है 2-3 फ़ोन नंबर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। तो बस वही है कि एक एंटिटी के जो है 2-3 फ़ोन नंबर है तो वो आपका केस में आ जाएगा, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, भी कमेंट करके, ठीक है, कि कौन सा क्या है। 6 क्वेश्चन क्लियर है। 7वां क्वेश्चन देखो भाई, एजिंग क्या होता है। देखो एजिंग करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप देखो आपने एल्गोरिथम किए थे, ठीक है। एल्गोरिथम में जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व करते हैं, शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट करते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी प्रोसेस पहले आ जाती हैं, जैसे 20 आ गया, ठीक है, 40 आ गया, 100 आ गया, और जो फिर आपकी जो छोटी छोटी प्रोसेस होती हैं लाइक 2-3 जिनको बस 1 ही सेकेंड चाहिए सीपीयू को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो क्या करती हैं, वेट करती रहती हैं, ठीक है। वेट करते करते वो प्रोसेस बेचारी स्टारवेशन में चली जाती है। कहाँ चली जाती है, स्टारवेशन के अंदर। स्टारवेशन एक ऐसी जगह है, सीधा मैं यहाँ पर कहूँ कि एक तरीके से जब हम इंसान को जो भूख लगती है वो धीरे धीरे खाने का वेट करते करते धीरे धीरे ऐसा तो है नहीं कि एक साथ मर जाएगा, मतलब एक साथ ब्लॉक हो जाएगा। तो मतलब स्टारवेशन क्या होता है, एक तरीके से भूख से मर जाना, ठीक है, कि उसको भूख लगी है, वो धीरे धीरे दम तोड़ रहा है, ठीक है। तो एजिंग में यही होता है कि प्रोसेस जो है वो धीरे धीरे पड़ी रहती है
ये नहीं पता कि कब उनका नंबर आए, हम इसको डेडलॉक कंडीशन नहीं कहते। डेडलॉक में क्या होता है, परमानेंट पता चल जाता है कि अब ये नहीं होगा, ठीक है। लेकिन स्टारवेशन में एक उम्मीद रहती है कि भाई आज नहीं तो कल मुझे कुछ मिलेगा, ठीक है। जैसे किसी को भूख लग रही है और कोई बहुत ही ज्यादा गरीब है जिसको खाना नहीं मिल रहा है, उसकी उम्मीद होती है कि भाई आज नहीं तो कल जो है मुझे खाना मिलेगा ही मिलेगा। वैसे ही जो है इन प्रोसेस को भी जो है वेट है कि भाई आज मेरा नंबर नहीं आया तो कोई बात नहीं, कल आ जाएगा, कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा, ठीक है। एक तरीके से ये क्या हो, वेट करते करते जो है भूख से मर रही है, ठीक है। तो जब बड़ी बड़ी प्रोसेस के चक्कर में जो बेचारी छोटी छोटी प्रोसेस स्टारवेशन में चली जाती हैं, तो जो है तो ये स्टारवेशन हुआ। और इन जब ये प्रोसेस स्टारवेशन में जाती है तो स्टारवेशन का जो सॉल्यूशन होता है इन प्रोसेस को इनसे बाहर निकालना, वो होता है आपका एजिंग। क्या होता है, एजिंग, ठीक है। तो इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ जॉब्स टू एंश्योर टर्मिनेशन इन अ फाइनाइट टाइम। मतलब हम क्या करेंगे, इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी, मतलब हम प्रायोरिटी डिफाइन करेंगे जिससे जो है एक फाइनाइट टाइम पे जो टर्मिनेशन है वो आपका हो जाए। तो यहां पर आपका आंसर आएगा डी, ठीक है। क्लियर है भाई। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्टारवेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है, एजिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच प्रोसेस कैन बी अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन सिस्टम। कौन सी प्रोसेस ऐसी होती है जो अफेक्ट करती है दूसरी प्रोसेस को जो एग्जीक्यूटिंग में है। अब देखो यहां पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ये है P1, ठीक है, और ये है P2, ठीक है। अब दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं। मतलब इस P1 को P2 से मतलब नहीं है और इस P2 को P1 से मतलब नहीं है। ये अपना काम कर रही है और ये अपना काम कर रही है। क्या दोनों में कुछ प्रॉब्लम आएगी? भाई ये अपना काम कर रही है, जैसे इसको समझ में आ रहा है वैसे ही अपना काम करे जा रही है। ऐसे ही P2 है भी, जैसे इसको समझ में आ रहा है वैसे ही अपना काम करी जा रही है। ना इसको इससे मतलब है, ना वो इसके काम में इंटरफेयर कर रही है, ना वो इसके काम में इंटरफेयर कर रही है, ना दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए, ना मतलब इसको इससे कुछ मदद चाहिए, ना इसको इससे कुछ मदद चाहिए। तो दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब प्रॉब्लम एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करती हैं, कोऑपरेटिव प्रोसेस, यानी कि जहां पर शेयरिंग की बात आ जाती है, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा कि जब दो बंदे आपस में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, या तो बहुत ही अच्छा जाता है, या फिर जो है कुछ टाइम के बाद जब बिजनेस अच्छा चल जाता है तो एक बंदे में घमंड आ जाता है, जिससे वो दूसरे वाले को बिल्कुल बाहर भी कर सकता है, या फिर कुछ इस तरीके से जो है बिजनेस ठप भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वही है कि अगर हम अकेले करते हैं तो कोई किसी का जो है कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम साथ में करते हैं तो अगर बहुत अच्छे से जा रहा है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कुछ टाइम के बाद एक दूसरे के अंदर अगर ईगो आ जाती है कि भाई नहीं जो भी है वो मेरी वजह से है, तो फिर जो है बिजनेस लड़खड़ा जाता है, फिर जो है प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वही है जहां पर कोऑपरेशन की बात आ जाती है, जहां पर ये आ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ शेयरिंग है, वहां पर प्रॉब्लम आएगी ही और प्रोसेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर अफेक्ट करेंगी, ठीक है। तो ये मैंने रियल लाइफ का एग्जांपल लिया था ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर आएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है भाई, गलती से 2 बार प्रिंट हो गया है, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट आर स्ट्रेटेजी टू सिलेक्ट अ। बोल रहा है कि देखो आप स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, आपने फर्स्ट फिट यूज की, बेस्ट किया, वर्स्ट किया, ठीक है। तो ये क्या है, मतलब ये स्ट्रेटेजी क्या है? तो एक तरीके से मेमोरी को मैनेज करवाने के लिए हम ये स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यूज किया जाता है ये भी। तो ये होती क्या है, इसमें क्या होता है कि इस तरीके से जो आपकी फ्री होल जो होते हैं, जैसे सपोज आपके पास प्रोसेस है 50 KB का, ये आपकी प्रोसेस है, ये आपने जो है इसको साइज में डिवाइड कर दिया, 50 KB, आपको 150 चाहिए, 25 चाहिए, ठीक है, इस तरीके से, और 50 KB चाहिए, 50 हो गया, आप यहाँ पर ले लो 80, ठीक है। अब देखो ये जो है सपोज आपका 100 MB का है, ये आपका 200 का है, ठीक है, और ये आपका 300 का है, और ये आपका जो है 50 का है। क्लियर है? अब क्या होगा, हम फर्स्ट फिट में ये देखते हैं कि जो बेस्ट, जो मतलब जो पहले आएगा उसको हम पहले मेमोरी असाइन कर देंगे। जैसे पहले आया आपका 50, मैंने इसको दे दिया 50, ठीक है। फिर उसके बाद आया ये 50 वाली फिल हो गई, ठीक है, ये 50 वाली खाली रह गई। फिर आया 150, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि क्या मैं जो है इसको दे सकती हूँ, क्या मैं इसको दे सकती हूँ भाई 200 वाले को? हाँ भाई, क्योंकि 50 वाले हम नहीं दे सकते क्योंकि 150 तो आएगा नहीं, मैंने इसको दे दिया, तो यहाँ से ये बच गया।
50 फिर से खाली रहेगी, फिर आपका 25 आएगा, जो पहले आएगा हम जो पहले जगह होगी वहाँ पे उसको हम दे देंगे, ठीक है। फिर आया आपका 80, जहाँ पे 80 बचा हुआ है, 80 यहाँ पे नहीं है तो 300 वाले को दे देंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब जो है फर्स्ट फिट में क्या होता है, जो पहले आएगा उसको हम पहले जो है जो भी हमारे पास खाली ब्लॉक पड़ा है हम उसको मेमोरी दे देंगे, ठीक है। बेस्ट फिट आपका क्या कहता है, बेस्ट फिट आपका कहता है कि मतलब जो सबसे ज्यादा मैच करेगा, जैसे 50 KB था, 50 KB था, तो मैं जो है मेरे पास ये 50 KB का ब्लॉक है, तो मैं 50 KB जो है पूरे को चेक करूंगी, जो इसके साथ मैचिंग का है, जो इसके साइज का है मैं उसको दूंगी। तो मैंने ये 50 वाला इसको दे दिया, ठीक है। फिर मैं 150 वाला देखूंगी, 150 वाला देखो 200 के मैचिंग का है, बाकी 100 में तो फिट बैठेगा नहीं, 300 तो उससे ज्यादा बड़ा हो गया, तो मैं 200 वाले को 50 दूंगी। फिर मैं 25 वाला जो है, अब 50 वाला जो बचा है उसको दे देंगे, और 80 वाला जो है हम 100 वाले को दे देंगे। मतलब बेस्ट वाले में हम बेस्ट केस ढूंढते हैं कि जो उसके मैचिंग का, उसके सिमिलर का आसपास का मिल जाए, ताकि ज्यादा मेमोरी वेस्ट ना हो, ठीक है। और वर्स्ट केस क्या कहता है, वर्स्ट फिट आपका कहता है कि जो सबसे बड़ा होल है मैं उसको मेमोरी दूं। जैसे मेरे पास 50 था तो मैं 50 वाली मेमोरी किसको दूंगी, 300 वाले को, किसको दूंगी, 300 वाले को, ठीक है। तो इसमें हम जो सबसे बड़ा ब्लॉक होता है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो भाई क्वेश्चन आ जाओ, देखो प्रोसेस फ्रॉम ए क्यू पुट इन मेमोरी, ऐसा तो कुछ है नहीं, प्रोसेस टू रन नेक्स्ट प्रोसेस, ऐसा भी नहीं है। फ्री होल फ्रॉम अ सेट ऑफ अवेलेबल होल, जो देखो फ्री होल जो होते हैं उनमें से जो है हम अवेलेबल होल को जो है मेमोरी दे देते हैं, तो यहाँ पर क्या है वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो फर्स्ट फिट क्या कह रहा है, फर्स्ट फिट अप्रोच टू अलोकेट द फर्स्ट फ्री पोजीशन और होल लार्ज इनफ विच कैन अकोमोडेट द प्रोसेस, इट फिनिशेस आफ्टर फाइंडिंग द फर्स्ट सुटेबल फ्री, तो जो पहले है उसको पहले दे देंगे। तो एडवांटेज क्या है, फास्टेस्ट एल्गोरिथम है, क्यों, क्योंकि मुझे जो है सभी को चेक करने की जरूरत नहीं है, मुझे जो पहला होल मिल गया और जो पहला मिला मैंने उसको मेमोरी दे दी, तो मुझे मतलब मेरा जो है पूरे ब्लॉक को चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, मेरा पूरे ब्लॉक को जो है चेक करने में टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, कौन जो है इसके बराबरी का है, कौन इससे बड़ा है, ये सारी चीज मैं यहाँ पे चेक नहीं कर रही, तो ये फास्टेस्ट एल्गोरिथम है। डिसएडवांटेज क्या था, रिमेनिंग अनयूज्ड मेमोरी एरिया आर लेफ्ट आफ्टर लोकेशन बिकम वेस्ट, इट इज टू स्मॉलर, ठीक है। अगर जो है एरिया मतलब बच गया और वो जैसे 10-20 KB का बच गया, या फिर जो है 50 KB का बच गया, और उस साइज की कोई जो है प्रोसेस आपके पास आ ही नहीं रही है, ठीक है, तो वो तो वेस्ट हो जाएगा ना, ठीक है। दस रिक्वेस्ट फॉर लार्जर मेमोरी रिक्वायर कैन नॉट बी अकोम्प्लिश्ड, ठीक है। तो इसलिए जो है इसकी डिसएडवांटेज हो जाएगी। बेस्ट फिट देखो, बेस्ट फिट आपका क्या कहता है कि बेस्ट फिट डील्स एलोकेटिंग द स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन, तो बेस्ट फिट में हम जो उसके मैचिंग का है, जो उसके आसपास का है वो हम चेक करते हैं, हम ज्यादा मेमोरी वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो एंटायर लिस्ट ऑफ फ्री पार्टीशन एंड कंसीडर द स्मॉलेस्ट होल विद एडुकेट, देन इट ट्राइज टू फाइंड द होल विच इज क्लोज टू एक्चुअल प्रोसेस साइज नीडेड, ठीक है। तो जो उसके आसपास का, जो उसके साइज का है वही देंगे, ठीक है। एडवांटेज क्या होगी, मेमोरी यूटिलाइजेशन मच बेटर देन फर्स्ट फिट, तो यहाँ पर जो मेमोरी की यूटिलाइजेशन होगी वो फर्स्ट फिट से क्या होगी, ज्यादा होगी। इट सर्च द स्मॉलेस्ट फ्री पार्टीशन फर्स्ट अवेलेबल। अब स्लो होगा भाई, ऑब्वियसली आप सब कुछ चेक कर रहे हो, साइज चेक कर रहे हो, सब देख रहे हो कौन सा बराबर का है, कौन सा नहीं है, कितनी मेमोरी वेस्ट हो रही है, कितनी नहीं हो रही है, ठीक है। तो स्लो हो जाएगी एज कंपेयर टू फर्स्ट फिट। फिल अप मेमोरी विद टीनी यूजलेस होल, ठीक है। तो जो छोटे छोटे आसपास की मेमोरी है, जो जरूरी नहीं कि सेम साइज का ब्लॉक मिल जाए, जो छोटा छोटा जो बच गया, बिल्कुल ही जो छोटे साइज की बच गई, उसको आप कहाँ एडजस्ट करोगे, ठीक है। अब वर्स्ट फिट देखो, वर्स्ट फिट अप्रोच टू अलोकेट लार्जेस्ट होल फ्री पोर्शन, मतलब ये क्या करेगा, सबसे बड़े वाला देखेगा कि सबसे बड़ा वाला कौन सा है, ठीक है। सो दैट द पोर्शन लेफ्ट बिंग इनफ टू बी यूजफुल, मतलब अगर ये देखो ये आपका 300 KB का था, तो इसने 300 वाले को दी, तो 300 वाले में से मैंने 50 इसको अलोकेट किया, जो 250 वाला बचा है वो बिंग उसको फर्दर हम यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्यादा छोटा नहीं बचा, ठीक है। इज द रिवर्स ऑफ बेस्ट फिट, रिड्यूस द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल गैप, तो ये जो है, ये जो आपकी बेस्ट फिट में जो प्रॉब्लम आ रही थी, जो डिसएडवांटेज आ रही थी, वो उसको रिमूव कर रहा है, क्योंकि वहां पर क्या है, छोटे छोटे गैप आ रहे थे जो यूजलेस थे। यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल गैप के जो है वो कम हो रहे हैं, क्योंकि हम बड़े वाले होल यूज कर रहे हैं। तो प्रोसेस रिक्वायरिंग लार्ज मेमोरी, यहाँ पर बड़ी मेमोरी चाहिए, अराइविंग ए लार्ज स्टेट, देन इट कैन नॉट बी अकोमोडेट अ लार्जेस्ट होल इज ऑलरेडी स्प्लिट इन ऑक्यूपाइड। अगर कोई बड़ी प्रोसेस आ जाती है और हमने बड़े वाले होल को ही तोड़ दिया है, जैसे सपोज करो आपके पास 500 KB की आई और मेरे पास जो है 600 KB का था, और मैंने क्या किया, मेरे पास जो है 150 की पहली प्रोसेस थी, तो मैंने सबसे पहले जो है 600 वाला ही जो है 150 वाली को दे दिया,
450 बचा है। अब मैं क्या 500 इसको अलोकेट कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। तो इस केस में भी जो है आपकी मेमोरी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, बहुत बार आता है बेस्ट फिट का ये, तो इसलिए जो है मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, एडवांटेज डिसएडवांटेज भी कर दी है, ताकि अगर डेफिनेशन आए, एडवांटेज पूछे या फिर क्वेश्चन भी दे सकता है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में आया है, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है बेस्ट फिट, वर्स्ट फिट और इसमें से आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देख लेना, बस साइज आपको जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ही पुट करने हैं। ठीक है, इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन खत्म होते हैं भाई, और टाइम जो है ज्यादा ही हो गया है। ठीक है, अब देखो, कमेंट इन एक्सएमएल डॉक्यूमेंट इज गिवन बाय, कमेंट जो है वो एक्सएमएल में हम कैसे करते हैं, कमेंट एचटीएमएल में कैसे करते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, तो एक्सएमएल में हम कमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, ये इस तरीके से हम एक्सएमएल में कमेंट को डिफाइन करेंगे, ये वाला सिंबल, देन ऐसे जो है क्लोज करवा देंगे। अगर क्वेश्चन आ जाए एचटीएमएल में से, लास्ट टाइम आपका एचटीएमएल में से क्वेश्चन आया था कि एचटीएमएल में हम कमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, तो सेम जैसे हम एक्सएमएल में कमेंट को डिफाइन कर रहे हैं वैसे ही हम एचटीएमएल में कमेंट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 12th क्वेश्चन, TDD include the specification about the markup that can be used within the document. The specification consists of all except. ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ब्राउजर नेम। तो जो TDD होता है वो क्या होता है? TDD जो होता है वो आपका डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होता है, इज अ सेट ऑफ मार्कअप डिक्लेरेशन दैट डिफाइन अ डॉक्यूमेंट टाइप फॉर अ HTML फैमिली। ठीक है, समटाइम क्वेश्चन आता है कि जो HTML है वो कहाँ से ड्राइव की गई है, तो HTML से। तो कई बार क्वेश्चन आया है भाई ये, तो बस ये देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद देखो, GML हो गया, HTML हो गया, XML हो गया, HTML है। DDD जो है डिफाइन होता है, DDD हम क्यों यूज करते हैं, डिफाइन द वैलिड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ XML डॉक्यूमेंट, इट डिफाइन द डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर। क्या डिफाइन करता है? डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है विद अ लिस्ट ऑफ वैलिडेटेड एलिमेंट्स एंड एट्रीब्यूट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 13 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये 13 14 जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। फंक्शन सारे अच्छे से देख लेना, याद कर लेना कौन कौन से फंक्शन है। तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ VB स्क्रिप्ट, ठीक है, तो कौन से फंक्शन है VB स्क्रिप्ट में जो कन्वर्ट करते हैं गिवन नंबर ऑफ एनी वेरिएंट सब टाइप टू लॉन्ग। ठीक है, तो ए बोल रहा है कि मतलब कौन सा हम फंक्शन यूज करेंगे जो कन्वर्ट करता है नंबर ऑफ एनी वेरिएंट सब टाइप, CDBL, CLNT, CLNG, CSNG। ठीक है, क्या है? तो भाई सबसे पहले VB स्क्रिप्ट के फंक्शन देखो कौन कौन से होते हैं, और क्वेश्चन आता है तो मैंने सारे ही फंक्शन आपको यहाँ पर बताए हैं, एरे में कौन से फंक्शन यूज करते हैं, किस किस में कैसे, मतलब काफी सारे फंक्शंस यहाँ पर बता रही हूँ मैं, ताकि कोई क्वेश्चन आए तो आप गलत मत करना। ठीक है, तो सबसे पहले VB के फंक्शन, VB स्क्रिप्ट के फंक्शन, जिसमें जो है आपका डेट और टाइम फंक्शन। डेट और टाइप में C डेट क्या करती है, कन्वर्ट अ वैलिड डेट एंड टाइम एक्सटेंशन टू द वेरिएंट ऑफ सब टाइप डेट। डेट जो होती है वो रिटर्न करती है करंट सिस्टम, जो भी आपके सिस्टम की करंट डेट है उसको रिटर्न कर देगी। डेट एड रिटर्न अ डेट टू विच स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल हैज बीन एडेड, जो टाइम इंटरवल है वो भी उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। डेट डिफ का क्या मतलब क्या है, रिटर्न द नंबर ऑफ इंटरवल बिटवीन टू डेट्स। ठीक है, डेट पार्ट क्या कहती है, ये देख लेना भाई, यहां से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, डेट पार्ट में क्या करते हैं, रिटर्न द स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ अ गिवन डेट। ठीक है, जो पार्ट है स्पेसिफाइड उसको हम जो है रिटर्न करवाते हैं। डेट सीरियल, रिटर्न द डेट ऑफ स्पेसिफाइड ईयर मंथ और डे। ठीक है, क्या रिटर्न करवा रहा है, स्पेसिफाइड ईयर मंथ और डे। डेट वैल्यू, रिटर्न अ डेट, डे नंबर, रिटर्न अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द डे ऑफ अ मंथ बिटवीन 1 to 31, मतलब जो मंथ है आपके, ठीक है, जो डे है 1 से लेके 31, 30 भी हो सकते हैं, 28 भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट डेट टाइम, रिटर्न एन एक्सप्रेशन फॉर्मेटेड एज अ डेट और टाइम। आवर, रिटर्न अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द आवर द वे बिटवीन 0 to 23। ठीक है, तो इस तरीके से जो है रिटर्न करवाता है। उसके बाद है IS डेट, रिटर्न अ बूलियन वैल्यू दैट इंडिकेट इफ द इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन कैन बी कन्वर्टेड टू अ डेट। मिनट क्या करवाती है, रिटर्न अ नंबर दैट रिप्रेजेंटेड द मिनट, जो भी आपकी 60 मिनट होती हैं 0 से लेके 59 तक। मंथ, रिटर्न अ नंबर, मंथ में क्या हो जाएगा 1 से लेके 12 तक, जो भी आपके मंथ है, मंथ नेम में जो स्पेसिफाइड मंथ है उसको रिटर्न करेगा। नाउ जो है वो भी आपका डेट में ही आता है, जो रिटर्न करवाता है करंट सिस्टम, जो आपके करंट सिस्टम की डेट और टाइम है। ठीक है,
सेकंड क्या करवाती है, जो आपकी 60 सेकंड होती हैं 0 to 59, उनमें से जो है रिप्रेजेंट करवाएगा टाइम। रिटर्न द करंट सिस्टम टाइम, जो आपकी करंट सिस्टम का जो टाइम है उसको रिटर्न करेगा। टाइमर, रिटर्न द नंबर ऑफ सेकंड्स सिंस 12 AM। टाइम सीरियल, रिटर्न द टाइम ऑफ स्पेसिफाइड आवर, मिनट एंड सेकेंड। टाइम वैल्यू, रिटर्न अ टाइम। वीक डे, रिटर्न अ नंबर दैट रिप्रेजेंट द डे ऑफ अ वीक, ठीक है, 1 से 7, मतलब वीक डे जो आपके मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे होते हैं उनमें से। वीक डे नेम, रिटर्न द वीक डे, जो स्पेसिफाइड जो नेम है जो वीक में, लाइक वेडनेसडे आ गया, लाइक थर्सडे आ गया, सैटरडे आ गया, वो स्पेसिफाइड नेम को रिटर्न करेगा। ईयर, रिटर्न द नंबर ऑफ दैट प्रेजेंट द ईयर, ठीक है, जो ईयर है उसको रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये बस देखो ज्यादा रट्टा फट्टा मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है डेट और टाइम के फंक्शंस हैं ये, बस एक बार थोड़ा सा देख लेना, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया। प्रेजेंट फंक्शन कौन कौन से हैं, जो कि अभी क्वेश्चन भी आया था। तो सबसे पहले आता है ASC। तो ASC जो होता है, कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर इन अ स्ट्रिंग, जो आपके स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर है उसको चेंज कर देगा NC कोड में, ANSI कोड में, ठीक है। सी बुल का काम क्या होता है, कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन इन अ वेरिएंट एंड सब टाइप बुलियन, जो सब टाइप बुलियन है उसमें क्या कर देगा, कन्वर्ट करवा देगा। सी बाइट क्या कहता है, कन्वर्ट एक्सप्रेशन वेरिएंट ऑफ सब टाइप बाइट। देखो यहाँ पर देखो, बाइट है तो बाइट में चेंज कर देगा, बुल है तो बुलियन में चेंज कर देगा, ठीक है, ज्यादा रट्टा नहीं मारना, बस इसको याद रखना है। ASC है तो यानी कि NC कोड में चेंज कर देगा जो आपका फर्स्ट लेटर है स्ट्रिंग। सी का मतलब है कि कन्वर्ट एन एक्सप्रेशन वेरिएंट ऑफ सब टाइप करेंसी, जो आपकी करेंसी है उसकी सब टाइप में जो है कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है C डेट। तो C डेट है मतलब ऑब्वियसली पीछे डेट है तो सब टाइप डेट में हो जाएगा। फिर CDBL, तो DBL का मतलब क्या है, डबल, तो कन्वर्जन एक्सप्रेशन टू वेरिएंट ऑफ अ सब टाइप डबल, ठीक है, किसमें हो जाएगा, डबल में, ठीक है। उसके बाद है कैर, तो कन्वर्ट हो जाएगा मतलब स्पेसिफाई NC कोड टू अ करेक्टर। C इंट मतलब इंटीजर, एक्सप्रेशन है वेरिएंट सब टाइप ऑफ इंटीजर। LNG क्या हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, सब टाइप ऑफ वेरिएंट लॉन्ग। CSNG मतलब सिंगल, तो वेरिएंट ऑफ अ सब टाइप सिंगल, ठीक है। इनके जो पीछे वाले हैं बस इनको देख लेना, ज्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। CS स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करती है कन्वर्ट एक्सप्रेशन वेरिएंट ऑफ सब टाइप स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। हेक्स जो है स्पेसिफाइड अ नंबर, हेक्साडेसिमल वैल्यू को चेंज करेगा। ऑक्टल जो है वो ऑक्टल वैल्यू को चेंज करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि क्वेश्चन की एनी वेरिएंट सब टाइप ऑफ लॉन्ग की बात की गई थी, ठीक है। तो लॉन्ग जो है देखो, DBL क्या था, डबल, इंट क्या था, इंटीजर, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या पूछा था, लॉन्ग का, तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, लॉन्ग, ठीक है। तो यहां पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, लॉन्ग, ठीक है। क्लियर है भाई। तो ये बहुत ही इजी है वैसे। ऐसी NC हो गया, बुल से बुलियन हो गया, बाइट से बाइट हो गया, CUR से करेंसी हो गया, डेट से आपका डेट हो गया, DBL से डबल, कैर से आपका करेक्टर, इंट से आपका इंटीजर, लैंग से आपका लॉन्ग, ठीक है। SNG से आपका जो है सब टाइप सिंगल, ठीक है, सिंगल में चेंज कर देगा। STR से आपका सब टाइप स्ट्रिंग हो गया, हेक्स से आपका हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गई, ऑक्ट से आपकी ऑक्टल वैल्यूज हो गई, ठीक है। अब देखो फॉर्मेट फंक्शन, किस तरीके से हम फंक्शन का फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट करेंसी, फॉर्मेट, बस ज्यादा नहीं है। तो फॉर्मेट करेंसी में आपका जगह रिटर्न एन एक्सप्रेशन फॉर्मेटेड एज अ करेंसी वैल्यू। फॉर्मेट डेट टाइम, रिटर्न एन एक्सप्रेशन फॉर्मेटेड एज अ डेट और टाइम। फॉर्मेट नंबर, रिटर्न एन एक्सप्रेशन फॉर्मेटेड एज अ नंबर, ठीक है। फॉर्मेट परसेंट, रिटर्न एन एक्सप्रेशन फॉर्मेटेड एज अ परसेंटेज, ठीक है। तो ये फॉर्मेट फंक्शन है, बस इनको भी एक बार देख लेना, अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा तो जो है बस कर देना, ठीक है। उसके बाद है मैथ फंक्शन। मैथ फंक्शन कौन कौन से हो जाएंगे, मैथ फंक्शन में ABS जो है स्पेसिफाइड जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है उनको रिटर्न करवाएगा स्पेसिफाइड नंबर में। ATN जो है वो आपका आर्कटेंज, ठीक है, तो ATN जो है रिटर्न करवाएगा आर्कटेंजेंट ऑफ स्पेसिफाइड नंबर में। COS जो है वो आपका स्पेसिफाइड जो क्वेश्चन जो आपके हम कोस थीटा ये साइन पढ़ते हैं ना, ठीक है। EXC पे जो है रिटर्न करेगा रेज्ड ऑफ अ पावर, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यूज आ जाएंगे, इंट में आपके इंटीजर आ जाएगा स्पेसिफाइड, ठीक है। फिक्स में एक सेकेंड, फिक्स में जो है आपकी रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर, जो रिटर्न पार्ट है आपका इंटीजर का वो हो जाएगा, ठीक है, स्पेसिफाइड नंबर से। फिर जो है लॉग, रिटर्न द नेचुरल लॉगरिथम ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर, ऑक्टल वैल्यू हो जाएंगी,
IRNC से आपके जो रैंडम नंबर होते हैं, ठीक है, देन 1 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। SQN जो है वो आपका हो जाएगा रिटर्न एन इंटीजर दैट इंडिकेट द साइन ऑफ अ स्पेसिफाइड नंबर। साइन जो है रिटर्न द साइन ऑफ स्पेसिफाइड नंबर एंगल, ठीक है। फिर जो आपके टेंजेंट हो गए, जो ट्रिग्नोमेट्री में हम साइन कोस ये पढ़ते थे, टेंज पढ़ते थे, ठीक है। SQR जो है वो आपका स्क्वायर रूट स्पेसिफाइड नंबर हो जाएगा, 10 में आपके टेंजेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो ये था आपका मैथ्स का, इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं। ABS ध्यान रख लेना एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए, ATN जो है वो आपका आर्क टेंजेंट के लिए, कोस कोशिएंट वैल्यू के लिए, X जो है वो आपका रेज्ड पावर के लिए, हेक्साडेसिमल वैल्यू, इंटीजर, लॉग, ठीक है, ऑक्टल, फिर आपका रैंडम नंबर, स्क्वायर, साइन। SQN जो है वो इंडिकेट करेगा साइन के लिए, और SQR करेगा आपका स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है। अब देखो एरे फंक्शन में से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो एरे रिटर्न करता है, रिटर्न अ वेरिएंट कंटेनिंग एन एरे। फिल्टर जो है रिटर्न अ जीरो बेस्ड एरे दैट कंटेन अ सबसेट ऑफ string array based on a filter criteria. Is array return a boolean value that indicate whether a specified variable is an array. Join return a string that consists of a number of substring in a, कितनी number of substring है। L bound जो है वो आपका return the smallest substring, जबकि जो स्मॉलेस्ट सबस्ट्रिंग है उसको इंडिकेट करेगा डायमेंशन को। स्प्लिट जो है वो रिटर्न अ जीरो बेस्ड वन डायमेंशन एरे दैट कंटेन अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग। और यू बाउंड जो है वो आपका करेगा लार्जेस्ट, जो आपका एल बाउंड है वो स्मॉलेस्ट को और यू बाउंड आपका लार्जेस्ट को, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग फंक्शन देखो यहां कर लो, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका स्ट्रिंग फंक्शन का ही है, वो कर लेते हैं, ठीक है। ये आपके अदर फंक्शन है, क्रिएट ऑब्जेक्ट, गेट लोकल ऑब्जेक्ट, गेट रेफरेंस, इनपुट बॉक्स, इज एम्प्टी, इज नल। यहाँ से क्वेश्चन आता है भी, इज एम्प्टी, इज नल आप क्यों यूज कर रहे हो, ठीक है। इज न्यूमेरिक ऑब्जेक्ट, लोड पिक्चर, मैसेज बॉक्स, RGB, राउंड, स्क्रिप्ट इंजन, ठीक है। तो ज्यादा तो आपको बहुत ज्यादा थ्योरी हो गई है ना। तो ये स्ट्रिंग फंक्शन देख लेते हैं अभी नेक्स्ट इस 14 क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि 14 क्वेश्चन हुई है और क्लास जो है वो 1 घंटे के आसपास जाने वाली है, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन में देखो, हाउ विल यू रिप्लेस अ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग, मतलब आप किस तरीके से एक स्ट्रिंग को रिप्लेस करके दूसरी स्ट्रिंग उसकी जगह पे ला सकते हैं, कौन सा फंक्शन आप यूज करोगे। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका स्ट्रिंग में से, ठीक है। उससे पहले जो क्वेश्चन आया था वो आपका VB स्क्रिप्ट के फंक्शंस में था, ठीक है। तो कौन सा जो है आप यूज करोगे, तो हमने VB स्क्रिप्ट के काफी सारे फंक्शन देख लिए, कन्वर्जन फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, मैथ फंक्शन, ठीक है, ये सारी चीजें देख ली हैं। अब देखो ये इसका जो आंसर होगा वो रिप्लेस फंक्शन होगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। सारे जो है फंक्शन में डिटेल में करवाऊंगी, 15 फंक्शन है आसपास स्ट्रिंग के, तो सारे देख लेते हैं। स्ट्रिंग होता क्या है वो देखो, वन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप है एक तरीके से, जैसे आपका कैर हो गया, डबल हो गया, इंट हो गया, वैसे स्ट्रिंग भी है। VB script and most frequently use the working with the coding part in the script. In the simple term, string is a collection of alphanumeric characters that are clubbed together. String can either consist of numbers, characters, स्पेशल कैरेक्टर और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम, ठीक है। स्ट्रिंग को जो है आप इस तरीके से डबल में भी लिख सकते हो, सिंगल क्वार्टा में लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो स्ट्रिंग के फंक्शन जो है VB स्क्रिप्ट में कौन कौन से हैं, 15 है भाई। सबसे पहला है IN फिर है IN_STR रिवर्स, L केस, U केस, लेफ्ट, LEN, STR रिवर्स, L ट्रिम, रिम, राइट, R ट्रिम, मिड, स्पेस, रिप्लेस, स्ट्रिंग, कम, ठीक है। अब सभी को डिटेल में देख लेते हैं किसका क्या क्या काम है, किसका किस तरीके से जो है रिप्रेजेंटेशन करवाते हैं, ठीक है। ओके देखो भाई, सबसे पहला है आपका IN_STR। अगर यहाँ से ही देखो क्वेश्चन आ सकता है तो एक बार पढ़ लो, बस थोड़ा सा देखना ही है, ज्यादा आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी फंक्शन को। एक बार बस थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे तो सभी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखो VBS in STR जो है वो यूज किया जाता है, फाइंड द पोजिशन वैल्यू ऑफ सब स्ट्रिंग एट द फर्स्ट अकरेंस इनसाइड द मेन स्ट्रिंग। The function required two string to be specified to perform this search operation and search operation start find from the first character, ठीक है। इन स्ट्रिंग आप यूज करते हो पोजीशन वैल्यू को, जो सब स्ट्रिंग की जो पोजीशन वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। इसका सिंटेक्स होगा IN_STR, नेम ऑफ स्ट्रिंग 1, नेम ऑफ स्ट्रिंग 2, ठीक है। अब है IN_STR REV, तो इसको क्यों यूज करते हैं। सेकेंड फंक्शन देखो भाई, सेकेंड बोल रहा है आपका STR RIV जस्ट द रिवर्स ऑफ आवर फंक्शन। यहाँ पर जो है पहला जो हमने पढ़ा था उसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ऑब्वियसली RIV से आप समझ रहे हो कि रिवर्स है। दिस इज ऑल्सो यूज टू फाइंड द पोजिशन ऑफ वैल्यू ऑफ सब स्ट्रिंग एट
its first extension inside the main string. ठीक है, this function require two string to be specified to perform the search operation, but with a minor difference that the search operation start the last character. यहाँ पर जो search operation start होगा वो last से start होगा, वहाँ पे first से start होता है, and the even position count is start from the beginning character only. ठीक है, the syntax of function is, यहाँ पर सिंटेक्स क्या आ जाएगा, सेम है, बस वहां पर आई एन एस टी आर था, यहाँ पर आर ई वी ऐड हो जाएगा, बाकी नेम ऑफ स्ट्रिंग 1 एंड नेम ऑफ स्ट्रिंग 2. ठीक है, एल केस देखो, एल केस में क्या बोल रहा है, एल केस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इनटू अ लोअर. एल से आप समझ पा रहे होगे, एल से क्या मतलब है, लोअर, ज्यादातर आपने पढ़ा भी होगा, एल से क्या है, लोअर है, तो जो लोअर केस है उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो लोअर केस नेम ऑफ स्ट्रिंग. यू से क्या हो जाएगा आपका, अपर केस हो जाएगा, तो इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग इनटू अपर केस. तो स्ट्रिंग को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अपर केस में, और एल केस में हम लोअर केस में कर रहे थे. ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपका लेफ्ट. लेफ्ट वाला पार्ट जो है, लेफ्ट इज यूज्ड टू फेच एंड गेट द मेंशन्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर एज पर लेंथ पैरामीटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग. ठीक है, तो लेफ्ट, जो भी लेफ्ट साइड में सारा जो है आपका आ जाएगा नेम ऑफ स्ट्रिंग और लेंथ. ठीक है, उसके बाद है एलियन. एलियन क्या बता रहा है, एलियन इज यूज्ड टू गेट द लेंथ ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग, कि जो मतलब ये स्ट्रिंग है इसकी जो स्पेसिफाइड लेंथ है वो कितनी है, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर, जैसे एच ई डबल एल ओ. ठीक है, कितने टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर, तो वो आप बताता है. अगर क्वेश्चन आ जाए कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर जो है स्पेसिफाइड स्ट्रिंग में किससे करेंगे, तो लेन फंक्शन से करेंगे. ठीक है, तो लेन नेम ऑफ स्ट्रिंग. उसके बाद सेवंथ देखो, str reverse. str reverse is used to reverse the specified string. रिवर्स करवाएंगे, this will return the character of specified string in reverse order. तो यहाँ पर जो है रिवर्स ऑर्डर में आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम एंड टू बिगिनिंग, यहाँ पे एंड से बिगिनिंग में स्टार्ट हो जाएगा. तो str reverse नेम ऑफ स्ट्रिंग. उसके बाद है l trim. l trim का काम क्या हो रहा है, l trim is used to trim remove the space from the left hand side of the specified string. ठीक है, तो सिंटेक्स क्या आ जाएगा, l trim नेम ऑफ स्ट्रिंग. ठीक है, उसके बाद देखो ट्रिम. ट्रिम क्या कर रहा है आपका, ट्रिम इज यूज टू ट्रिम रिमूव द स्पेसेस फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ स्पेसिफाइड स्ट्रिंग. तो यहाँ पे सिंटेक्स हो जाएगा आपका ट्रिम नेम ऑफ द स्ट्रिंग. उसके बाद है राइट. राइट आप क्यों यूज कर रहे हो, राइट इज यूज टू फैच एंड गेट मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एज पर लेंथ पैरामीटर फ्रॉम द राइट हैंड साइड. लेफ्ट वाले में लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, यहाँ पर आपकी राइट हैंड साइड. ठीक है, उसके बाद है नेम ऑफ स्ट्रिंग और लेंथ, ये इसका जो है सिंबल है, सिंबल पे बस थोड़ा सा सिंटेक्स ध्यान रख लेना. उसके बाद है आर ट्रिम. आर ट्रिम का मतलब है कि यूज टू ट्रिम और रिमूव द स्पेसेस, जो राइट हैंड साइड के जो स्पेस है वो आप क्या करवा रहे हो, रिमूव करवा रहे हो, और जो है ट्रिम वाले में आप दोनों साइड के जो स्पेस था वो रिमूव करवा रहे थे. ठीक है, और आर ट्रिम में आप राइट वाले को करवा रहे हो. उसके बाद है मिड. मिड में क्या करवा रहे हो, मिड इज यूज टू फैच द मेंशन्ड नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग बाय स्पेसिफाइड द स्टार्टिंग पोजीशन. सिंटेक्स ऑफ दिस मिड नेम ऑफ स्ट्रिंग स्टार्टिंग पोजीशन. ठीक है, तो मिड में आप क्या करवा रहे हो, मिड आप क्यों यूज कर रहे हो, यूज फैच द मेंशन नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग बाय स्पेसिफाइड स्टार्टिंग पोजीशन. ठीक है, उसके बाद स्पेस. स्पेस इज यूज टू फैच द स्ट्रिंग कंटेनिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्पेसेस एज स्पेसिफाइड इनसाइड द पैरेंथेसिस. तो यहां पर सिंटेक्स आ जाएगा स्पेस नंबर ऑफ स्पेसेस. ठीक है, इसके बाद है आपका रिप्लेस और str कम. तो रिप्लेस आप यूज करते हो स्पेसिफाइड स्ट्रिंग को रिप्लेस करवाने के लिए. ठीक है, तो रिप्लेस नेम ऑफ स्ट्रिंग जो भी आप करवा रहे हो, नेम ऑफ स्ट्रिंग टू बी रिप्लेस, जो आपको रिप्लेस करवानी है उस स्ट्रिंग का नाम. ठीक है, नेम ऑफ न्यू रिप्लेस स्ट्रिंग, उसका नाम जो आप जिसकी जगह रिप्लेस करवा रहे हो नई स्ट्रिंग को. ठीक है, तो क्वेश्चन था स्ट्रिंग को रिप्लेस करवाने के लिए किसका यूज करते हैं, रिप्लेस का. समझ में आया भाई, str कम. str कम इज यूज टू कंपेयर, समझ में आ रहा है, कम से कि कंपेयर करवा रहे हैं दो स्ट्रिंग को. द रिटर्न वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन द रिटर्न इज 0 इफ स्ट्रिंग 1 इक्वल टू 2. ठीक है, इफ स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2, इफ 1 इज ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2, देन नल इफ एनी स्ट्रिंग इज नल. ठीक है, क्लियर है भाई, सिंटेक्स आपका ये आ जाएगा. आई थिंक आपको ये वाले फंक्शंस भी क्लियर हो गए होंगे, ज्यादा टफ तो नहीं है, बहुत इजी है ना, और याद भी हो गए होंगे. बस एक बार और रिवाइज कर लेना. ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन था, तो ये पूछा था रिप्लेस अ स्ट्रिंग विद अनदर स्ट्रिंग, तो आपका क्या यूज करोगे, रिप्लेस फंक्शन को यूज करोगे. ठीक है,
ट्रिम दोनों साइड के मार्जिन को, लेंथ बताने के लिए स्पेस, ठीक है। तो समझ में आ गया कौन सा फंक्शन क्यों यूज हो रहा है। उसके बाद देखो 14 क्वेश्चन हुए हैं भाई बस आज की क्लास में, और 1 घंटा होने वाला है, फटाफट कर लो भाई, नहीं तो क्लास काफी लंबी जाने वाली है ना। ओके 15 क्वेश्चन देखो। एसक्यूएल फंक्शन इज यूज टू काउंट द नंबर ऑफ रो। नंबर ऑफ काउंट करने के लिए एसक्यूएल के अंदर, ठीक है, एसक्यूएल क्या होती है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है जो कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में यूज करते हैं, और काउंट यूज करते हैं नंबर सम या काउंट स्टार का। तो नंबर ऑफ रोज काउंट करने के लिए काउंट स्टार का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 16 क्वेश्चन। इन विद एसक्यूएल हाउ डू यू सिलेक्ट द ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो बच्चा जो है क्वेश्चन देख के ही कंफ्यूज हो जाता है, मतलब कोई मुझे तो स्कूल आती नहीं है और मैंने पढ़ी भी नहीं है, और इतनी बड़ी इतनी भारी भरकम स्टेटमेंट दे दी है, कैसे क्या होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऐसे इस टाइप के वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ईजी होते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। बोल रहा है कि हाउ डू यू सेलेक्ट ऑल रिकॉर्ड्स, आप क्या करवा रहे हो, सिलेक्ट करवा रहे हो सारे के सारे रिकॉर्ड को फ्रॉम अ टेबल, एक टेबल में से आपने सारे रिकॉर्ड को क्या कर दिया, सिलेक्ट कर लिया। पर्सन वेयर द वैल्यू ऑफ द कॉलम, जो उसके कॉलम की जो वैल्यू थी वो क्या थी, फर्स्ट नेम एंड विद ए, मतलब जो उसका एंड हो रहा है वो किससे हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट कॉलम कहां से है, फर्स्ट नेम से, ठीक है। अब देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, ऑब्वियसली पर्सन है तो पर्सन में से आप जो है उसको सेलेक्ट करोगे क्योंकि आप सारे के सारे रिकॉर्ड को सिलेक्ट करवा रहे हो। वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू ए, ठीक है। उसके बाद है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम लाइक ए स्टार, ठीक है। फिर सी ऑप्शन है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन वेयर फर्स्ट नेम लाइक स्टार ए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा भाई, सी होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कंपेयर करवाने के लिए, ठीक है, यूज टू कंपेयर अ वैल्यू टू सिमिलर वैल्यू, मतलब सिमिलर वैल्यू से कंपेयर करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइक जो है लाइक क्लोज का यूज करवाते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने लाइक परसेंटेज ए, तो फर्स्ट नेम से आप करवा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, सी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आया सी क्यों होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 17 क्वेश्चन, हाउ कैन यू चेंज, आप क्या कर रहे हो, चेंज करवा रहे हो, चेंज मतलब बदलना, ऑब्वियसली बदल रहे हो क्या, हैसिन इनटू नीलेशन, ठीक है, इन द लास्ट नेम कॉलम इन द पर्सन टेबल। कौन सी टेबल है भाई, पर्सन टेबल है, ठीक है, टेबल का नाम क्या है, पर्सन, और आप क्या करवा रहे हो, चेंज करवा रहे हो, ऑब्वियसली आप क्या करवा रहे हो, अपडेट कर रहे हो। भाई आपका डेटा जो है पुराना हो गया, जैसे सपोज जो है कि किसी का नाम जो है वहां पर अमित था और उसकी जगह आप रिप्लेस करवा के जो है साहिल करवा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, आप अपने डेटा को अपडेट करवा रहे हो ना, अपडेट ही तो होगा, तो मॉडिफाई नहीं होगा, मॉडिफाई नहीं होगा, आपका क्या होगा, अपडेट होगा, अपडेट करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखो आपने अपडेट किया तो बी और सी तो कट हो गए। उसके बाद अपडेट किया पर्सन सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू हैंसिन, आपने क्या चेंज किया, हसीन इनटू लास्ट नेम नीलेशन। तो आपको चेंज करना था, इस वाले को चेंज करना था और किसकी जगह करना था, इसकी जगह, ठीक है। तो ये तो हम चेंज करवा रहे हैं ना, तो यहां पर जो है ये नहीं होगा, आपका आंसर होगा अपडेट पर्सन सेट लास्ट नेम इज इक्वल टू दिस वेयर लास्ट नेम, ठीक है। समझ में आया भाई, क्लियर है। देखो आपने क्या किया, अपडेट किया पर्सन, आपने क्या अपडेट कर दिया, लास्ट नेम को अपडेट कर दिया नीलेशन से, और पहले क्या था, कहां, वेयर लास्ट नेम जो था वो हसन था, ठीक है। इसकी जगह अपडेट क्या किया है, ये बस यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 18 क्वेश्चन, फाइंड द नेम ऑफ दिस सिटीज विद टेम्परेचर एंड कंडीशन हुज कंडीशन इज नाइदर सनी और नोर क्लाउडी। बोल रहा है कि आपको नेम बताना है दिस सिटीज जिसका जो टेम्परेचर है वो ना तो सनी और ना ही क्लाउडी है, ठीक है। तो क्या होगा, सिलेक्ट करवाएंगे, ऑब्वियसली सिलेक्ट की बात हो रही है, तो सिलेक्ट सिटी टेम्परेचर कंडीशन फ्रॉम वेयर वेदर वेयर कंडीशन नॉट इन सनी क्लाउडी, ठीक है। देखो दोनों के बीच में है तो हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन, कि भाई ना तो सनी है ना क्लाउडी है, तो ऑब्वियसली बिटवीन की बात हो रही है। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सिलेक्ट सिटी टेम्परेचर कंडीशन फ्रॉम वेयर वेदर वेयर कंडीशन बिटवीन सनी और क्लाउडी, की जो वेदर की जो कंडीशन है वो सनी और क्लाउडी के बीच में है, ना तो सनी है ना ही क्लाउडी है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन देखो, प्रोग्राम है भाई C++ का प्रोग्राम है। बोल रहा है कि व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, ठीक है। नॉर्मल है, जैसे अगर आप नॉर्मल अगर प्रोग्राम लिखते हो तो बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन के लिए एक लाइन बढ़ा दिया यहाँ पे। बोल रहा है आपको हैश इंक्लूड आईएस टू इम
और फिर आपने यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डाला, फिर आपका स्टार्ट हो गया मेन प्रोग्राम से फंक्शन। फिर आपने इंटीजर लिया 5, 10 और 15, ठीक है। इंटीजर में आपने ए की वैल्यू ली 5, बी के लिए 10 और सी के लिए 15। अब वो राइट स्टार एरे, आपने एरे लिया, ठीक है, और %a। आप देखो एरे जो है यहाँ पर क्या लगा दिया आपने, पॉइंटर लगा दिया। और जिसको आप डिफाइन करा, पॉइंटर क्या डिफाइन करता है, एड्रेस को डिफाइन करता है। पॉइंटर तो एड्रेस को डिफाइन करता है ना, तो एड्रेस डिफाइन कर दिया, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी और एड्रेस ऑफ सी। तो ये जो % है वो क्या डिफाइन करता है, एड्रेस को। तो मैंने ये एड्रेस दिखा दिया, ठीक है। फिर मैंने सी आउट करवाया एरे 1 को, ठीक है। एरे 1 को मैं सी आउट करवा रही हूँ। तो देखो अगर ये जो लाइन यहाँ पर लिखी है ना, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में ये जो लाइन लिखी है ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजिंग करने के लिए, इसका यहाँ पर कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। नॉर्मल हम प्रिंट तो एरे 1 को करवा रहे हैं ना, एरे 1 को प्रिंट करवा रहे हैं। और एरे 1 पे आपका क्या प्रिंट होगा, कोई भी रैंडम जो है, कोई भी रैंडम वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि यहाँ पर वो क्या बताएगा, एड्रेस को बताएगा। किसको बताएगा, एड्रेस को बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा एरे 1 का जो है कोई भी रैंडम नंबर, मतलब कोई भी रैंडम नंबर जो उस जो है एड्रेस पे स्टोर्ड है, बेस जो एड्रेस है वो यहाँ पर बताने वाला है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 20 क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन दे रखी है इसका मतलब क्या है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पॉइंटर वाला समटाइम जो है 2 बार पॉइंटर दे देगा और बोलेगा कि क्या मतलब है, क्या है, ये क्या है, ये क्या डिफाइन कर रहा है, 3 बार पॉइंटर दे देगा। तो बस यही कई बार एग्जाम में आए हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आपसे कि स्टार P5, ठीक है, एरे है ये जो है, ये जो डिक्लेरेशन ये एरे की है, समझ गए, ठीक है। तो स्टार क्या है आपका, P जो है एक एरे है, एरे ऑफ पॉइंटर है। ये जो है, ये देखो नॉर्मल में P5 लिखो तो आप क्या समझ जाओगे, एक एरे है, ठीक है। और मैं इसके आगे स्टार लगा दूं तो एरे ऑफ पॉइंटर बन गया टू अ फंक्शन, बस। और तो कुछ दिखाई नहीं रहा, सिर्फ डिफाइन तो यही किया है ना कि P इज अ एरे ऑफ पॉइंटर। अगर नॉर्मल जो है ये स्टार नहीं होता और ये होता तो मैं क्या बोलती, P एक एरे है, ठीक है, एरे में डिफाइन कर रहे हैं। तो P इज अ एरे ऑफ पॉइंटर, क्योंकि पॉइंटर लगा दिया टू अ फंक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। क्लियर है, बहुत ईजी था वैसे। इसी के साथ आपके 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए भाई। 21 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या होगी, ठीक है। देखो हैश इंक्लूड, मेन से आपका प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। इंट एरे, अगेन एरे में आपको वैल्यूज दे दी। स्टार पी पॉइंटर है, अगेन किसको बताएगा, एड्रेस को, एरे +1। तो नॉर्मल अगर ये जो है ये प्रिंट करवाता तो आपका जो आंसर आता वो क्या आता, एरे +1 यानी कि 5, ठीक है। लेकिन ये क्या प्रिंट करवा रहा है, ये प्रिंट करवा रहा है सी आउट में एरे को प्रिंट करवा रहे हैं। तो एरे में जो बेस एड्रेस की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट कर देगी। तो रैंडम यहाँ पर मतलब एरे का जो एड्रेस है वो यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई एड्रेस ऑफ एरे, जो भी आपका एड्रेस का होगा एरे का वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। 22 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पेरेंट ऑफ अ नोड W ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री इज एन एरे रिप्रेजेंटेशन व्हेन W इज नॉट अ 0। देखो भाई W क्या है, पेरेंट है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो यानी कि सारी नोड होंगी इस तरीके से, ठीक है। अब देखो टोटल कितनी नोड है, 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो हम जो है क्या यहाँ पर फॉर्मूला फुट बैठेगा। देखो भाई W क्या है, नोड कितनी है 7, तो W -1, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो W क्या है आपका 7 - 1 डिवाइड बाई 2 दैट इज 6/2 दैट इज 3। तो 3 है, 1 2 3 और है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, हम क्या लगाएंगे, फ्लोर लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे हम, फ्लोर को यूज करेंगे। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन, ठीक है। 22 क्वेश्चन देखो भाई, पोस्ट फिक्स फॉर्म फ्रॉम A स्टार B + C डिवाइड D, ठीक है। पोस्ट फिक्स आपको बतानी है। ये देखो पोस्ट फिक्स में क्या होता है, पहले आपका जो है पॉइंटर आ जाएगा, सॉरी पोस्ट फिक्स में आपका जो पॉइंटर है, सॉरी पॉइंटर कह रही हूं मैं, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर जो है लास्ट में आएंगे और जो ऑपरेंट है वो पहले आएंगे, यही होता है पोस्ट फिक्स में। और प्रीफिक्स में क्या होता है, जो ऑपरेटर है वो पहले आ जाएंगे, ठीक है, और ऑपरेंट जो है वो बाद में आएंगे। अब देखो यहाँ पर पोस्ट फिक्स की बात हो रही है, तो पोस्ट फिक्स में
ए मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम प्रेसिडेंस रखते हैं, सेम प्रेसिडेंस होते हैं, ठीक है। और फॉलो क्या होता है, जो रूल होते हैं वो क्या होता है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में सबसे पहले क्या आ रहा है आपका, मल्टीप्लाई आ रहा है, तो मैंने क्या किया, ए बी स्टार प्लस सी डी डिवाइड, ठीक है। अब देखो प्लस से किसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, डिवाइड की, तो मैं पहले किसको करूंगी, इसको, तो ए बी स्टार प्लस सी डी डिवाइड। अब क्या बचा आपका, सिर्फ प्लस बचा, तो ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ए बी स्टार सी डी डिवाइड और लास्ट में क्या आ जाएगा, प्लस। यहां पर मैं आंसर मैच कर लो, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 24 क्वेश्चन, व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड फॉर इंप्लीमेंटिंग रिकर्जन। रिकर्जन जो है आप किससे इंप्लीमेंट करवाते हैं, तो रिकर्जन हम इंप्लीमेंट करवाते हैं स्टैक से, ठीक है। उसके बाद है क्विक शॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, एवरेज केस की बात कर रहा है, कहां पहुंच गए, एक सेकेंड, बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक शॉर्ट। क्विक शॉर्ट की जो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होती है, तो क्विक शॉर्ट की जो एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है, मैंने कहा था जो क्विक शॉर्ट होता है वो आपका डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक पे डिपेंड करता है, डिवाइड एंड कॉन्कर, ठीक है। और डिवाइड एंड कॉन्कर मैंने आपको बताया था कि सपोज इस तरीके से आपके जो है 4 वैल्यूज हैं, तो सबसे पहले डिवाइड करेगा, तो 2 इस साइड आ जाएंगी, 2 उस साइड आ जाएंगी, फिर डिवाइड करेगा 1 1 में, ठीक है। फिर क्या करेगा, इनको कॉन्कर करना स्टार्ट करेगा, इन दोनों को जोड़ेगा, इन दोनों को जोड़ेगा, और फिर इनको वापस से इस तरीके से बना देगा, ठीक है। तो ये पहले डिवाइड किया, फिर इनको कॉन्कर करेगा, जोड़ दिया। तो जो आपका क्विक शॉर्ट हो गया, मर्ज शॉर्ट हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, ये सब डिपेंड करते हैं आपके डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम पे। तो यहाँ पर जो आपकी एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी होती है क्विक शॉर्ट की, वो होती है ऑर्डर ऑफ n log n, और वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस होता है आपका ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, व्हाट इज द एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। एक्सटर्नल सॉर्टिंग आपकी 2 तरीके की सॉर्टिंग होती है, जब आप सॉर्टिंग करते हो ना, तो सॉर्टिंग की 2 टाइप होती है, एक होता है इन प्लेस सॉर्टिंग, एक होती है आपकी एक्सटर्नल। इन प्लेस सॉर्टिंग में क्या होता है, इन प्लेस सॉर्टिंग में कि जितना आपके पास स्पेस है ना, मतलब जितना आपके पास स्पेस है सिर्फ आप वही यूज करोगे, आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं कर रहे, ठीक है। और एक्सटर्नल सॉर्टिंग में क्या होता है, आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज करोगे, ठीक है, आप एक्स्ट्रा स्पेस यूज करोगे, ठीक है। क्लियर है भाई, एक्सटर्नल सॉर्टिंग और इन प्लेस सॉर्टिंग क्या होती है। अब यहाँ पर देखो, एल्गोरिथम दैट यूजेस टेप और डिस्क, ऑब्वियसली आप क्या कर रहे हो, सेकेंडरी मेमोरी को यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रा मेमोरी को यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी ऑप्शन भी चेक कर लो। एल्गोरिथम दैट यूज मेन मेमोरी ड्यूरिंग द शॉर्ट के ड्यूरिंग जो आप मेन मेमोरी को यूज करें तो आपकी इन प्लेस सॉर्टिंग में होता है। स्वापिंग ये तो अलग ही आ गया, तो एल्गोरिथम आर कंसीडर इन प्लेस तो है वो जो सिर्फ खुद की मेमोरी यूज करे, दूसरे की तरफ ना देखे, लेकिन एक्स्ट्रा में हम दूसरे की मेमोरी को भी, मतलब एक्स्ट्रा मेमोरी भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लियर है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 27 क्वेश्चन, इसी के साथ 26 क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। 27वां क्वेश्चन देखो, मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट इच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरिज फ्रीक्वेंसी, तो कौन सा यूज करेंगे, एफडीएम का। किसका यूज करते हैं, एफडीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28 क्वेश्चन, ट्रांसमिशन डेटा रेट इज डिसाइडेड बाय, जो ट्रांसमिशन डेटा रेट है वो डिसाइड करता है नेटवर्क लेयर को, फिजिकल लेयर को, डेटा लिंक लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को। तो जो ट्रांसमिशन डेटा रेट है, ट्रांसमिशन हो गया, आपकी टोपोलॉजी वगैरह हो गई, ठीक है, और जो आपके जो हाफ डुप्लेक्स हो गया, फुल डुप्लेक्स हो गया, सिंप्लेक्स मोड हो गया, ये जो ट्रांसमिशन मोड है ये सब किस में आते हैं, फिजिकल लेयर में आते हैं। किस में आते हैं, फिजिकल लेयर में, ठीक है। तो पूछ ले टोपोलॉजी कहाँ आती है, तो आपके जो मोड है ट्रांसमिशन मोड वो कहाँ आएंगे, वो सब फिजिकल जो है फिजिकल लेयर में आते हैं। ट्रांसमिशन डेटा वो भी आपका कहाँ पर आता है, फिजिकल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29 क्वेश्चन, सबसेट ऑफ नेटवर्क दैट इंक्लूड ऑल द राउटर्स बट कंटेन नो लूप। बोल रहा है कि सबसेट ऑफ अ नेटवर्क जो कंटेन कर रहा है इंक्लूड ऑल द राउटर्स बट कंटेन नो लूप। देखो भाई, जो आपका स्पैनिंग ट्री होता है ना, स्पैनिंग ट्री में जब हम मिनिमम पार्ट डिसाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इस तरीके से यूज करते हैं, इसको हम कनेक्ट नहीं करते, यहाँ पर लूप नहीं बनता, सीधी सी बात ये है, ठीक है। तो लूप यहाँ पर जो है स्पैनिंग ट्री में हम नहीं बनाते, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। 30 क्वेश्चन देखो भाई, ICMP इज प्राइमली यूज फॉर, ICMP जो है वो आपका एक इंटरनेट जो आपकी नेटवर्क लेयर है उसका जो है प्रोटोकॉल है, जहां पर हम इसको यूज करते हैं ICMP को, IGMP को, ठीक है।
तो आईसीएमपी का जो एब्रीविएशन हो गया इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि यूज किया जाता है नेटवर्किंग डिवाइसेस पे, सेंड एरर मैसेज एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन इंडिकेटेड टू host or router cannot be reached. ICMP operates over the IP packet to provide error reporting functionality as IP by itself cannot report errors. ठीक है, तो इसका जो प्राइमरी यूज है वो किस लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर बता रहा है ना कि एरर सेंड एरर मैसेज, तो एरर एंड डायग्नोस्टिक फंक्शन, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, फुल फॉर्म भी याद कर लेना, फुल फॉर्म आ सकती है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो कि नेटवर्क लेयर पर यूज किया जाता है। 31 क्वेश्चन देखो भाई, इसी के साथ आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। 31 क्वेश्चन देखो, डैश रिसोर्सेज आर अलोकेटेड ऑन डिमांड। कौन से जो अलोकेटेड रिसोर्सेज हैं वो हम डिमांड में करते हैं। आपकी 3 तरीके की स्विचिंग होती है, सर्किट स्विचिंग जो कि मोबाइल और पहले के टाइम में यूज की जाती थी, नाउ डिस सर्किट स्विचिंग आप यूज नहीं करते। लाइन स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, तो आप जो है रिसोर्सेज को अलोकेट करवाने के लिए अकॉर्डिंग टू डिमांड आप यूज करते हो पैकेट स्विचिंग का। ठीक है, 32 क्वेश्चन देखो, मोस्ट पैकेट स्विचेज यूज द प्रिंसिपल। मोस्ट ऑफ द पैकेट जो है वो यूज करते हैं स्टॉप एंड वेट, स्टोर एंड फॉरवर्ड बोथ। जो मोस्ट ऑफ पैकेट हैं जो आपका सर देखो, सर्किट स्विचिंग में हम स्टोर एंड फॉरवर्ड का कंसेप्ट यूज नहीं करते। जो आपकी सर्किट के बाद जो आपकी मैसेज स्विचिंग आती है, मैसेज स्विचिंग में हम स्टोर एंड फॉरवर्ड का कंसेप्ट यूज करते हैं, और पैकेट में भी हम स्टोर एंड फॉरवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 33 क्वेश्चन, वाई इज अ डीमल्टीप्लेक्सर कॉल्ड अ डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। डीमल्टीप्लेक्सर को हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर क्यों कहते हैं, तो डीमक्स में क्या होता है, ये आपका डीमक्स है, और यहाँ हम क्या करते हैं, सिंगल इनपुट लाइन होती है। इनपुट लाइन आपकी क्या होती है, सिंगल होती है, और आउटपुट जो है वो आपकी बहुत सारी होती है, और जो इनपुट है वो आपकी किस पे, सिलेक्टर लाइन पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसलिए जो है यहाँ पर सिंगल इनपुट होती है, मल्टीपल आउटपुट होती है, इसलिए जो है हम जो डी मल्टीप्लेक्सर है उसको हम डेटा डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। तो द इनपुट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वन ऑफ द आउटपुट, जो इनपुट वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है आउटपुट में, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा ए। तो डी मल्टीप्लेक्सर सेंड्स अ सिग्नल इनपुट टू अ मल्टीपल आउटपुट डिपेंडिंग ऑन द सेलेक्ट लाइंस फॉर वन इनपुट, द डी मल्टीप्लेक्सर गिव्स सेवरल आउटपुट्स दैट दिस इज वाई इज कॉल्ड डेटा डिस्ट्रीब्यूटर। तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा भाई ए ऑप्शन। ठीक है, 34 क्वेश्चन देखो, 34 क्वेश्चन में बोल रहा है कि 28 एंड 18 का 2's कॉम्प्लीमेंट करना है। तो 2's कॉम्प्लीमेंट मैंने कहा था कि जब नेगेटिव नंबर हो तभी हम 2's कॉम्प्लीमेंट करते हैं। 28 भी प्लस है, 18 भी प्लस है, दोनों को ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 8 16 46 बन गया। 46 का जो है बाइनरी लिख दो, बाइनरी क्या होगा, 1 2 4 8 16 32। ठीक है, 64 लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं तक आपका हो जाएगा। 32 में अगर मैं 16 ऐड करूँ तो 48 होगा, तो 16 तो ऐड नहीं कर सकते, 32 ऐड होगा। 32 में 8 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40 में 44 46 और ये, तो ये बन गया आपका। और पॉजिटिव नंबर दिखाने के लिए आगे क्या लगा दूंगी, 0 लगा दूंगी। अब देख लो ऑप्शन में, ए ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, बी ऑप्शन देखो 0 1 0 1 1 0, तो आपका बी आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, 35 क्वेश्चन देखो भाई, 35 क्वेश्चन बोल रहा है कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्टल नंबर इनटू डेसिमल। ऑक्टल नंबर को आपको डेसिमल में चेंज करना है। काफी इजी क्वेश्चन आया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो आपको तो करना तो सब कुछ ही है भाई। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है तो आपको ऑक्टल में करना है। तो इस तरीके से अगर बेस 8 जो भी बेस है आप क्या करोगे, अंदर वाले से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट से उधर वाले से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 2, तो 8 8 64 इंटू 5 प्लस 8 3 24 प्लस 2, 8 की पावर 0 क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 5 20 5 30 दैट इज 320 प्लस 24 2 दैट इज 26, और इन दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 346। ठीक है, देखो 346 आपका एक ही ऑप्शन में आ रहा है, देखो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका आंसर देखो पता तो चल गया है कि ये ऑप्शन हो गया। बाकी पॉइंट के उधर वाला भी बता देती हूँ। पॉइंट के उधर वाले को आप क्या करोगे, माइनस का पावर लगाना शुरू कर दो। जैसे यहाँ पर प्लस की पावर थी, यहाँ पर माइनस की, और 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 इंटू 1/8 हो जाएगा, तो 2 जो कि 8, और 1/4 आपका क्या होता है 0.25, तो क्या आ जाएगा 0.25। ठीक है, वो बेस 10, तो आपका आंसर क्या आएगा भाई, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डिजिटल से है। डिजिटल का पहले वाला भी डिजिटल का ही था। बोल रहा है कि एसओपी फॉर्म आपको बतानी है और आपके पास A + B दे रखा है। ठीक है, तो
ये है। जब इस तरीके की हो आपको, तो मैंने आपको बताया है कि हम इनकी 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 करते हैं, और 1 आपको पता है a प्लस a बार जो है वो आपका 1 बनाता है, b प्लस b बार जो है वो 1 बनाएगा, क्योंकि दो ही वेरिएबल हैं, ज़्यादा वेरिएबल नहीं है। तो देखो a में किसकी कमी है, b की, तो मैं a के साथ क्या लूंगी, b प्लस b बार। तो a के साथ मैंने b प्लस b बार लिया। b में किसकी क्या कमी है, a की, तो मैंने b में लिया a प्लस a बार। ठीक है, अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस ए बी बार, यहाँ से ए बी प्लस ए बार बी, तो ए बी 2 बार आ रहा है तो 1 बार लिख देते हैं, फिर ए बी बार प्लस ए बार बी। अब देख लो भी किस में मैच कर रहा है, ए बी प्लस बी बी तो होगा नहीं, ठीक है, तो ये हो गया गलत, ए बी प्लस ए बी बार और ए बार बी, तो आपका बी आंसर जो है वो सही होगा। ठीक है, क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 37 क्वेश्चन, वेरिएबल ऑन इट्स ओन और इट्स कॉम्प्लीमेंटेड फ्रॉम इज नोन एज। वेरिएबल है और जो इसका खुद का जो कॉम्प्लीमेंट कर ले तो वो क्या होगा, लिटरल्स। लिटरल्स क्या होते हैं, आपके कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, 38 क्वेश्चन, बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर। तो हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस क्या होता है, तो हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस देखने से पहले एक बार देख लेते हैं कि हाफ एडर और फुल एडर होते क्या है। ठीक है, तो देखो हाफ एडर जो है वो एडिशन करता है 2 बिट नंबर का। अब देखो मैंने यहाँ पर एडिशन किया a प्लस बी का, 0 0 का ऐड किया, सम किया तो 0 आया, 0 1 को सम किया 1 आया, 1 0 का किया तो 1 आया, 1 1 को किया तो आपका क्या आ जाएगा, 1 और 1 का करते हैं तो 10 बनता है, तो 0 आ जाएगा, और कैरी क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा, यही होता है। ठीक है, कैरी क्या आ गया आपका, 1 आ गया, और यहाँ पर कैरी क्या थी, ऊपर वाले में तीनों में 0 0 कैरी थी, नीचे वाले में आपकी 1 है। जो सम जो है, सम की टेबल क्या बन जाएगी, देखो सम का देखो आपको 1 कहाँ पे मिल रहा है, 0 1 पे, तो यानी कि a का बार b और a b का बार, याद है a बार b प्लस a b बार क्या होता है, एक्सोर होता है, a एक्सोर b। ठीक है, और यहाँ पर 3 बार 0 यानी कि 0 0 पे 0, 0 1 पे 0, 1 0 पे 0 और 1 1 पे 1, तो ये कौन से जो है गेट में मिलता है, एंड गेट में। एंड गेट में क्या होता है, जब दोनों इनपुट हाई होंगी तभी मुझे आउटपुट जो है वो हाई मिलेगी, अदरवाइज 0 मिलेगी। तो जो आपका कैरी है, सम आपका जो है ए एक्सोर बी हो गया, और कैरी में आपको क्या मिला, ए बी। ठीक है, ए बी मिला, क्लियर है भाई। तो हमने क्या किया, 2 इनपुट यूज किए और 2 ही आपको आउटपुट मिली, क्लियर है। ठीक है, अभी आपका हाफ एडर है, मतलब ए बी में आपका एक्सोर बना सम के लिए और कैरी बना आपका ए बी। ठीक है, क्लियर। अब देखो इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, तो क्वेश्चन क्या आता है, देखो क्वेश्चन एक तो यही क्वेश्चन आया जो हम पूछा है। एक क्वेश्चन क्या आता है कि हाफ एडर को आप जो है कितने नोर गेट से इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हाफ एडर को नोर आए या नैंड आए, क्योंकि नोर और नैंड आपके यूनिवर्सल गेट होते हैं, दोनों गेट से हम यूज कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो नैंड और नोर अगर हम हाफ एडर बना रहे हैं तो हाफ एडर में दोनों में ही 5 गेट यूज करेंगे। समझ में आया भाई, चाहे वो नोर गेट हो चाहे वो आपका नैंड गेट हो, नैंड गेट यूज करोगे तो भी आप हाफ एडर मतलब 5 गेट में बना पाओगे, नोर लगा रहे हो तो भी 5 गेट में बना रहे हो। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया है भाई, ध्यान रखना, अगर आप हाफ एडर इंप्लीमेंट कर रहे हो नोर गेट या नैंड गेट से तो आपको कितने गेट की जरूरत पड़ेगी, 5 गेट की। ठीक है, बना के देख लेना भाई। उसके बाद देखो फुल एडर क्या होता है, फुल एडर भी समझ लो फटाफट। फुल एडर में एक कॉम्बिनेशन सर्किट होता है, और यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपकी 3 इनपुट होती है। क्यों, क्योंकि देखो भाई सपोज आप ऐड कर रहे हो A0 A1 A2 और B0 B1 B2, इनमें ऐड करवा रहे हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला जो हम ऐड करें, यहाँ पर तो कोई कैरी नहीं होगी, तो यहाँ पर मैंने ऐड किया, जैसे जो है सम आपका S1 आ गया, S1 सपोज यहाँ से आपकी कैरी चली गई यहाँ पर S0। जब आपकी कैरी जाएगी तो इनपुट कितनी है, 3, लेकिन हाफ एडर में तो हम 2 ही इनपुट को ऐड कर पा रहे थे, 3 इनपुट तो नहीं ले रहे थे ना, तो हाफ एडर में तो आप 2 ही इनपुट ले पा रहे थे, इस वजह से हम फुल एडर का यूज करेंगे। फुल एडर में जो आपकी इनपुट होती है वो कितनी होती है, 3। ठीक है, आउटपुट आपकी सेम रहती है, जैसे आपकी हाफ एडर में आउटपुट थी सम और कैरी, वैसे ही आपकी फुल एडर में भी 2 ही आउटपुट होंगी, सम और कैरी। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया, डिफरेंस तो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चन पूछा था कि हाफ एडर और फुल एडर में डिफरेंस क्या है, तो हाफ एडर में हम 2 इनपुट यूज करते हैं और फुल एडर में हम 3 इनपुट यूज करते हैं। ठीक है, अब जो है अगर क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से तो वो देखो, ये ट्रुथ टेबल हो गई। ट्रुथ टेबल यहाँ पर बनेगी A एक्सोर B एक्सोर C। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए
कि जो है फुल एडर को आप नोर गेट और नैंड गेट से अगर आपको इम्प्लीमेंट करना हो तो कितने आपको एडर की कितने गेट की जरूरत है। तो अगर आप फुल एडर को इम्प्लीमेंट कर रहे हो नोर गेट से या फिर नैंड गेट से तो आपको चाहिए 9 गेट, ठीक है। हाफ गेट करोगे, हाफ एडर करोगे तो 5, ठीक है, और फुल एडर करोगे तो 9 गेट, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाए अगर आपको फुल एडर हाफ एडर को यूज करके बनाना हो, अगर एग्जाम में आ सकता है, आप जो है हाफ एडर यूज करके फुल एडर बनाओ तो आपको जो है 2 हाफ एडर प्लस 1 और गेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो 2 हाफ एडर और 1 और गेट की जरूरत पड़ेगी। 2 हाफ एडर 1 और गेट से आप फुल एडर बना सकते हो। नोर गेट लगा के भी आप फुल एडर बना सकते हो। नो नैंड गेट यूज करके भी आप फुल एडर बना सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बस इनको याद कर लेना, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, डिफरेंस पूछ रहा था किसमें, देखो हाफ एडर हैज 2 इनपुट, फुल एडर हैज 4 इनपुट। क्या फुल एडर में 4 इनपुट थी? नहीं। हाफ एडर हैज 1 आउटपुट, क्या हाफ एडर में 1 आउटपुट थी? नहीं भाई, 2 आउटपुट थी, सम और कैरी, और फुल में भी 2 ही आउटपुट थी, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक सेकेंड भाई, हाफ एडर हैज 2 इनपुट और फुल एडर में 3 इनपुट, तो सारे तो होंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। क्लियर है, हाफ एडर फुल एडर। इसके बाद देखो 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन में बोल रहा है विच फीचर्स अलाउ ओपन रिकर्जन अमंग द फॉलोइंग, मतलब कौन सा जो है वो अलाउ करता है रिकर्जन को, तो यूज ऑफ दिस पॉइंटर कौन सा करेगा, दिस पॉइंटर। तो आपका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, ठीक है, क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो गई है और केवीएस के जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में 80 क्वेश्चन आते हैं, तो 80 ही क्वेश्चन है, तो हम टोटल जो है हमारे 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। 40 जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, और वैसे भी क्लास बहुत लंबी हो गई आज की, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच नोन एज जेनरिक क्लास। जेनरिक क्लास हम किसे कहते हैं, तो जेनरिक क्लास हम टेम्पलेट क्लास को कहते हैं। टेम्पलेट क्लासेस आर नोन एज जेनरिक क्लासेस बिकॉज दोज कैन बी यूज फॉर एनी डेटा टाइप। कोई भी डेटा टाइप वैल्यू हम यूज करते हैं सेम क्लास के अंदर, मतलब सेम क्लास के अंदर कोई भी हम डेटा टाइप वैल्यू यूज कर सकते हैं, यूज फॉर ऑल वेरिएबल्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप, ठीक है। तो जेनरिक क्लास किसको कहेंगे, टेम्पलेट क्लास को, ठीक है। और नेक्स्ट 40 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है 1.5 घंटा होने वाला है, बाकी दिनों से क्लास लंबी हो गई है, ठीक है। तो यहीं पर क्लास को करते हैं खत्म। आई होप आपको डे 3 जो है काफी अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट है डे 3 में तो आप कमेंट करके जो है पूछ सकते हो। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और अगर आपको पेड ग्रुप चाहिए तो पेड ग्रुप के लिए जो है तो भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं, मेल आईडी पे कर सकते हैं, ठीक है। कहीं पर भी हो, अगर आपको पेड कोर्स चाहिए लाइक केवीएस का, HSSC PGT का, DSSB का, अगर आपको पेड कोर्स चाहिए, EMRS का चाहिए, तो आप जो है बिल्कुल मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और सब्सक्राइब करो चैनल को अगर नहीं किया है तो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।